अब ये है सेकेंड लेक्चर ओशनोग्राफी का, जहां पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे टाइड्स, वेव्स, ओशन करंट्स। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की ओशन वाटर किस तरीके से कुछ मूव कर रहा है, कुछ डिस्टर्बेंसेस उसमें आ रही हैं तो क्या होगा। राइज एंड फॉल ऑफ वाटर हो रहा है, किस वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो इसको हम वर्टिकल मोशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। हम रॉकेट साइंस की तरफ बात सोचते रहते हैं, आप सिंपल सिंपल चीजें छोड़ देते हैं। इन सिंपल चीजों को छोड़ने की वजह से वही क्वेश्चंस यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछता है। अब टाइड्स जो होते हैं वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन ऑफ मून क्या है, सन क्या है। सो हमें पता है कि एक रेगुलर पीरियड में ये टाइड्स होते रहेंगे। द मून इज हियर, इट इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, और ये पुल कर रहा है वाटर को। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वाटर का जो लेवल होता है वो सी लेवल का राइज हो जाएगा, तो हाई टाइड एक्सपीरियंस हो जाते हैं इस तरीके से। पानी के अंदर आप जानते हैं एवलांचेस हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकते हैं, इनकी वजह से भी मैसिव वेव्स क्रिएट हो सकती है, खासकर जैसे कि सुनामी। Hello aspirants, welcome to PW Only IAS. I am here Harpreet Singh with another lecture from the Physical Geography series. अब ये है सेकेंड लेक्चर ओशनोग्राफी का, जहां पे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं, जैसे टाइड्स, वेव्स, ओशन करंट्स। उसी के साथ साथ मरीन डिपॉजिट्स एंड रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से नोट करिएगा, और आपके नोट्स में जो एडिशन करना है, जो आपके प्रेजेंट है वो कर सकते हैं। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिखिए, पूछिए। आई एम ऑलवेज देयर, हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी कमेंट। क्लियर? सो आज हम करने वाले हैं ओशनोग्राफी का पार्ट 2। बिफोर वी बिगिन, एक चीज याद रखिएगा कि यहां पे ये टेलीग्राम अकाउंट है, जहां पे आपको पीडीएफ रिलेटेड टू द लेक्चर्स मिल जाएंगी, साथ साथ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, सोसाइटी सोशल जस्टिस एंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इन जनरल, सारा कंटेंट आपको यहां मिल जाता है। साथ ही साथ दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन कनेक्ट मी थ्रू दिस अकाउंट ऑल्सो। नेक्स्ट, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर बैचेस के बारे में बताइए, जहां पे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं पेड बैचेस। तो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्सेज हैं। क्रैश कोर्स 2026 के लिए आप जानते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कुछ महीने दूर है, और उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सृजन प्रीलिम्स इंग्लिश में एंड सृजन प्रीलिम्स हिंदी में। नाउ दैट इज फॉर 2999 ओनली। देन यू हैव अ 2 ईयर 2027 के लिए, यानी कि 2 साल के लिए कोई प्रिपेयर करना चाहता है, जिसको अभी समय है, खासकर लेट से ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, या वैसे भी आपको लगता है कि 2 साल की तैयारी की जरूरत है, तो आप ये 2 साल का कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं। ये संकल्प 7.0 है, ये इंग्लिश में है। संकल्प 7.0 हिंदी में भी है, और पिनिकल बैच है जो प्योरली इंग्लिश में होगा। ये प्लीज याद रखिएगा, इंग्लिश में टीचर्स बोर्ड में इंग्लिश में लिखते हैं, बट वो आपके साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूं, दिस इज इन इंग्लिश। पिनिकल बैच पे जब हम पढ़ाते हैं तो दैट इज कंप्लीटली इन इंग्लिश, और जो संकल्प में जो हिंदी वाला है उसमें कंप्लीटली हिंदी होती है, बोर्ड में भी और बोलने में भी। इट इज फॉर 13,499 रुपीज ओनली। देन नेक्स्ट इज 3 ईयर, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। खासकर बच्चे, आप लोग देखोगे कि आप लोगों को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन जब करते हैं तो समय भी लगता है। कभी कभार बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो शायद उस टाइम बहुत सारे प्रेशर आ जाते हैं वर्क वगैरह करने के लिए। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें आप कॉलेज में रहते रहते साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। आपको प्रॉपरली प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और ओवरऑल किस तरीके से आपको तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, उसकी तैयारी कराता है। दैट इज प्रारंभ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स है 31,999 रुपीज ओनली। So this is something that you should be very well aware of. So let us begin with today's lecture. आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, टाइड्स के बारे में, वेव्स के बारे में, ओशन करंट्स के बारे में, मरीन रिसोर्सेज के बारे में, एंड लॉज ऑफ सी के बारे में। देखो, ये वो टॉपिक्स हैं जिसमें वी हैव टेकन कंटेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड द स्टैंडर्ड बुक्स। अब देखिए, इसमें हम R&D करना चाहें तो जितना करना चाहे उसका एंड नहीं है। हम लोगों को सिविल सर्विसेज की जनरल स्टडीज की पर्सपेक्टिव से इसको समझना है और पढ़ना है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मियरली बाय द फैक्ट कि आप उसमें R&D करने लग जाओ और कोई एंड ही ना हो उसका, उससे कोई फायदा नहीं है। इस वजह से आई हैव टेकन द एनसीईआरटी, आई हैव टेकन द स्टैंडर्ड बुक, आई हैव कंबाइंड देम थ्रू द बेस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस एंड आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इसको ध्यान से नोट करिए। जिनको रिवाइज करना है, जिन्होंने पढ़ रखा है रिवाइज भी कर सकते हैं, जिनको ऐड करना है कुछ कंटेंट वो भी ऐड कर सकते हैं, और जो फ्रेशर्स हैं आप इसको एज अ मीडियम, एज अ फाउंडेशन की तरह करिए यूज, और अपने नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। लेट अस बिगिन। अब बिफोर आई बिगिन विद टाइड्स, ओशन करंट्स एंड वेव्स वगैरह से पहले एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखिए, हमने पिछले चैप्टर में ओशंस के बारे में कुछ चीजें पढ़ी,
जिसमें आपको समझ में भी आया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे टोपोग्राफी है, क्या क्या डायमेंशंस हैं। उसी के साथ साथ आप देखोगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर की ओशन वाटर किस तरीके से कुछ मूव कर रहा है या कुछ डिस्टर्बेंसेस उसमें आ रही हैं तो क्या होगा। इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है वर्टिकल मोशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मोशन। वर्टिकल मोशन में हम लोगों ने लिख दिया है टाइड्स। अब आप बोलोगे सर ये क्यों लिखा गया है, उसका रीजन यहां दिया गया है। बट ये जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है ये एनसीईआरटी द्वारा प्रिस्क्राइब करी गई है। कई बुक्स इसको अलग तरीके से समझेंगे। प्लीज रिमेंबर एनसीईआरटी यूपीएससी फॉलो करती है। सो वर्टिकल मोशन में टाइड्स डाला गया है, हॉरिजॉन्टल मोशन में ओशन करंट्स एंड वेव डाले गए हैं। अब ये समझ लेते हैं क्यों है ये। देखिए, ओशनिक फिनोमिना, डायरेक्शन ऑफ द वाटर मूवमेंट या डिस्टर्बेंस ले सकते हैं, और टाइप ऑफ मोशन। टाइड्स जब आप देखते हो, आप ध्यान से देखिएगा, टाइड क्या होती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वाटर एक तरीके से बल्ज क्रिएट करता है, टाइडल बल्ज जो हम देखेंगे। दैट मींस राइज एंड फॉल ऑफ वाटर हो रहा है, किस वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो इसको हम वर्टिकल मोशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। दैट इज वाई राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, दैट इज वर्टिकल। अब आता है दो, ओशन वेव्स एंड ओशन करंट्स। देखिए, मैं एक मिनट के लिए ओशन करंट्स को पहले बताता हूं, देन वेव्स को बताऊंगा। ओशन करंट्स जो होती हैं, आपको लगेगा जैसे कि सी के अंदर एक रिवर फ्लो कर रही है, राइट। ऑब्वियसली उसमें फोर्सेस बहुत सारी होती है, जैसे जो आपकी विंड्स फ्लो करती हैं उनके डायरेक्शन या उनसे भी बहुत मदद मिलती है उन लोगों को, मेजर रीजन है उसका। बट दे आर लाइक द रिवर्स इन द ओशन इटसेल्फ, जो कि मूव कर रही होती हैं। अब ऑब्वियसली ये अपने आप में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल मोशन के फॉर्म में माना जाता है। दैट इज व्हाई साइड वेव्स और अलोंग द सरफेस दे आर मूविंग, सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल मोशन दैट कैन बी अंडर विच इट कैन बी क्लासिफाइड। अब नेक्स्ट आता है ओशन वेव्स। अब देखिए, ओशन वेव्स की जब बात करते हैं, वेव्स बेसिकली वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता। ये लोगों को कई बार लगता है कि वेव्स जो है वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा, नहीं। जो डिस्टर्बिंग फोर्सेस होती हैं जो वेव कॉज करती है, वो डिस्टर्बेंसेस मूव करती हैं। बट वो डिस्टर्बेंस भी अगेन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं, राइट। दैट इज अ हॉरिजॉन्टल मोशन दैट इज टेकिंग प्लेस। दैट इज व्हाई एनर्जी मूव साइडवेज। व्हाई वी हैव मेंशन्ड एनर्जी, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग फोर्स है जो उस समंदर में या सी में वेव क्रिएट कर रही है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी दे रही है उसको, जिस वजह से वेव्स क्रिएट हो रही हैं। और इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट एनर्जी और द डिस्टर्बेंस, नॉट द वाटर एज सच। ये प्लीज याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मोशन। तो दीज आर टू हॉरिजॉन्टल मोशन, दिस इज वर्टिकल मोशन। क्लियर। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ सकता है कि इसमें से कौन से हॉरिजॉन्टल है, कौन से वर्टिकल है, और पीसीएस पेपर्स में मल्टीपल टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। सो यू कैन वेरी वेल नो दैट ये छोटी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको बता देते हैं। प्लीज रिमेंबर, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, खासकर सब्जेक्ट्स में जो मेजर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, हम रॉकेट साइंस की तरफ बात सोचते रहते हैं, आप सिंपल सिंपल चीजें छोड़ देते हैं। इन सिंपल चीजों को छोड़ने की वजह से वही क्वेश्चंस यूपीएससी अपने एग्जाम में पूछता है, और फिर हम जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमने वो चीज पढ़ी नहीं होती जो एनसीईआरटी ने लिखी होती है। इसलिए प्लीज याद रखिए, रिमेंबर, कीप योर थिंग्स सिंपल, एनालाइज देम वेल, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए आगे, टाइड्स। अब देखिए, टाइड्स क्या होते हैं पहले उसको समझ लेते हैं। उसके कुछ कुछ डायमेंशंस हम पढ़ेंगे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कॉजेस क्या क्या है। ऑल द डायग्राम्स यहाँ पे जो बने हुए हैं मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। सो आप खुद समझ सकते हैं कि आप अपने एग्जाम में इसको क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम्स होते हैं और स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं, ठीक है। देखिए, टाइड्स क्या होता है, पीरियोडिक राइज एंड फॉल, राइट। पीरियोडिक यानी कि पीरियोडिक हर कुछ समय के बाद होता है, हम पढ़ेंगे भी उसको फ्रीक्वेंसी के बेसिस में क्लासिफिकेशन। periodical rise and fall of the sea level once or twice a day, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called tide. अब देखिए, हम जब भी अर्थ की बात करते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। Now you will say, why is the water on the surface of the earth? It is because the gravitational pull of the earth is there. उसी के साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि जो मून है, साथ में सन भी है, ये दोनों के दोनों भी ग्रेविटेशनल पुल फोर्स एक तरीके से लगाते हैं आपके अर्थ के ऊपर। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सी होता है वो उसकी तरफ पुल होता है। दैट इज वाई आप देखते हो कि राइज एंड, और जब वो पुल खत्म होता है या डायरेक्शन थोड़ा सा मूव कर जाता है मून अलग आगे की तरफ, तो देन यू सी द फॉल। You will realize that this rise and fall is known as tide. And now please remember, it is an outcome of the gravitational force which is exerted by moon and sun. Clear? अब देखिए,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। फर्स्ट, पीरियोडिसिटी। अब टाइड्स जो होते हैं वो बिल्कुल रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पोजीशन ऑफ मून क्या है, सन क्या है। सो हमें पता है कि एक रेगुलर पीरियड में ये टाइड्स होते रहेंगे, क्योंकि अगेन मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो हमें एक आइडिया पूरा कैलकुलेशन से है कि कब कब टाइड कहां कहां होने हैं। अनइक्वल हाइट, सक्सेसिव टाइड्स आर नॉट ऑफ इक्वल हाइट। ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है कि किसी एक पोजीशन के अंदर जब मून उसके नजदीक है तो वहां पे हाई टाइड थोड़ा ज्यादा हो सकता है जब मून का मूवमेंट आगे मूव कर गया तो हो सकता है उसी जगह पे जो है टाइड उतना हाई ना हो। दैट इज वाई, बिकॉज इट इज अगेन रिलेटिव, राइट। सो दैट इज वाई द सक्सेसिव टाइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल हाइट की भी हो सकती हैं। इन्फ्लुएंस द कोस्ट। अब देखिए, टाइड्स अपने आप में एक एनर्जी कैरी कर रही हैं, क्यों? बिकॉज एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये जो कोस्टल इलाके हैं उनको भी मॉडिफाई करने का काम करती है, बिकॉज अब देखिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइडल वेव्स आल्सो। टाइड्स की वजह से भी वेव्स क्रिएट होती है, वो भी टाइडल वेव्स कहती हैं। तो यानी कि दे आर वन ऑफ दीज फोर्सेस व्हिच कैन इन्फ्लुएंस और इवन लेट अस से bring about changes in the coastal region also, right? In the form of, let us say, modifying the coastline thoda bahut. They can bring certain nutrients also. It is quite possible. So they are influence the coast. Like the shape can be changed also because they also have energy. Predictability, आपने देखा था पीरियोडिसिटी मतलब रेगुलर पीरियड में होती है। वो इस वजह से होती है क्योंकि हमें पता है कि वो प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल मतलब हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस होती हैं कि क्या क्या पोजीशन ऑफ द मून है, पोजीशन ऑफ सन है, अर्थ कहां पर है। तो वी कैन वेरी वेल कैलकुलेट कि किस समय कहां पे कैसा टाइड होने वाला है। क्लियर? वर्टिकल मोशन आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि वाटर का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, तो दैट इज अ वर्टिकल मोशन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अब देखिएगा टाइड्स को इकोनॉमिकली एंड इकोलॉजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन द नेविगेशन इन द शैलो वाटर्स। ये टाइडल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए काम आ सकता है, और साथ ही साथ जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है उनकी भी सस्टेनेबिलिटी में, उनको भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस की तरह एक्ट करता है। सो दीज आर ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। एग्जामिनेशन में याद रखिएगा जब अब ये पॉइंट्स आते हैं टाइड्स वगैरह के, कई बच्चे सिर्फ टाइड लिखा चीजें समझा दी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स को जब सब समझते हैं और एग्जाम में लिखते हैं, यू गेट रियली गुड मार्क्स, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स द टाइड्स, यू कैन नोट देम डाउन ऑल्सो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कॉजेस। देखो, अगर मैं कॉजेस की बात करूं, अभी नीचे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए। अब देखो, लेट अस टेक, आपको आसानी के लिए यही कर देते हैं, रुकिए। लेट अस अज्यूम कि नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे मैंने सब गायब कर दिया, ठीक है, तो ताकि आप नीचे देखें ही ना। आ जाते हैं ऊपर। अब देखिए टाइड्स किस वजह से होते हैं। अभी तक आपको चीज पता लग गई होगी कि जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, वी हैव वेरी कैटेगोरिकली मेंशन्ड दैट टाइड्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून। क्लियर? अब देखिए, मैंने जो ये व्हाइट रंग की लाइंस दिखाई है, ये दिखाया है कि ये वाटर जो है पुल हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ द मून, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। अब देखिए, जहां जब ये मून इस तरफ होगा तो इस वाले रीजन में क्या होगा, वाटर पुल होगा, तो यहां पे हाई टाइड हो जाएगा। यस। अब हमें अभी सिर्फ एक डायमेंशन से बता रहे हैं, वील स्टडी द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स अभी नीचे डायग्राम में। मून यहां पे है, तो पहला चीज क्या हो गया, मून्स ग्रेविटेशनल पुल। द मून इज हियर, इट इज एक्सर्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ, और ये पुल कर रहा है वाटर को। तो यहां पे आप देखोगे कि वाटर का जो लेवल होता है वो सी लेवल का राइज हो जाएगा, तो हाई टाइड एक्सपीरियंस हो जाते हैं इस तरीके से। अब एक चीज सुनिए, सन की ग्रेविटेशनल पुल, मैंने मून यहां ड्रॉ कर रखा है, यस मून तो है, बट आप ये याद रखिएगा कि सन जो कि बहुत दूर है हमसे, बट उसकी ग्रेविटेशनल पुल फिर भी सिग्निफिकेंट है। लेस देन मून, यस, बिकॉज मून इज वेरी नियर टू द अर्थ, बिल्कुल हमारा नेबर है, बट सन बहुत दूर है, बट वो लार्ज साइज का है। उसके बावजूद भी आप तभी जानते हैं कि सन भी एक ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से जहां पर सन का डायरेक्शन जो फेस डायरेक्टली अर्थ कर रही है उस तरफ वो पुल करेगा। दैट मींस ये इसको जो बोलते हैं टाइडल बल्ज बोलते हैं, यानी कि द टाइड विल बी क्रिएटेड और लेट अस से द वाटर इज बीइंग अपलिफ्टेड in this direction, upside, upward. Next happens one more phenomena that is very very important. देखिए, हर जो एक न्यूटन का भी लॉ पढ़ता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। इसी तरीके से जब आप देखते हो कि एक साइड पुल हो रहा है वाटर, उसको बैलेंस करने के लिए एक ऑपोजिट साइड में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको आउटवर्ड फोर्स बोलते हैं, वो क्रिएट होती है, वरना देयर विल बी लॉट ऑफ डिसबैलेंसिंग।
इन ऑर्डर टू मेंटेन द बैलेंस व्हाट हैपेंस इज, अगर यहां पे ये पुल हो रही है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन और द मून, एक टाइडल बल्ज क्रिएट हो रहा है, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रही है जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। तो यहां पर भी वाटर का लेवल राइज होगा, वाटर का लेवल राइज होगा। दिस इज नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो तीन मेजर फोर्सेस हैं, द मून्स ग्रेविटेशनल पुल, द सन्स ग्रेविटेशनल पुल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इन तीनों को मैंने अलग अलग लिया, आप एक साथ ले लेते हैं। देखिए अब समझ लीजिए कंबाइन आउटकम दैट इज कंबाइन। अब यहां पे समझ लीजिए सन और मून है जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो यहां पर ये पुल हो रहा है टाइडल बर्ज, यहां पर भी टाइडल बर्ज हो रहा है। ये तो हो रहा है इस वजह से क्योंकि अट्रैक्शन, द ग्रेविटेशनल पुल इज बेसिकली पुलिंग दिस वाटर दैट इज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज नोन एज अ टाइडल बल्ज। दिस पार्ट इज एन आउटकम ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि उसको इस बल्ज को मैनेज या बैलेंस करना है। दैट इज वाई यहां पर भी एक आउटवर्ड फोर्स क्रिएट होगी जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, एंड दैट विल लीड टू अनदर टाइडल बल्ज ओवर हियर। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द let us write it down, bulge due to centrifugal force. This bulge is due to tidal bulge due to gravitational pull. क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। क्लियर? ओके, चलिए आगे। अब टाइप्स ऑफ टाइड पढ़ लेते हैं। हम लोगों ने ये चीजें काफी बार पढ़ी भी होती हैं, बट एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो हम लोगों ने स्कूल डेज में पढ़ा होता है, एंड वी फॉरगेट एंड वी मार्क इट रॉन्ग, एंड देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर रिपीटेडली आस्क्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, राइट? चलिए, अब टाइड्स को अगर जब हम देखते हैं उसके टाइप्स, तो उसको बहुत बेसिस में हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ, आप एक चीज बहुत ध्यान से जानते हैं कि द पोजिशन ऑफ द मून, सन एंड अर्थ आर वेरी वेरी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट, कि टाइड कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा या स्ट्रांग नहीं होगा, सिंपल तरीके से कह सकते हैं। यानी कि जो हाइट है टाइड की वो कितनी ज्यादा ऊंची होगी। अब ये डिपेंड करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी स्ट्रांग है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी स्ट्रांग होगी वो डिपेंड करता है पोजीशन में। लेट अस सी दिस। स्प्रिंग टाइड्स जनरली व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, इट रिजल्ट्स इन हायर टाइड लेवल। हायर टाइड का मतलब है जो कि नॉर्मल टाइड्स होते हैं उन या स्टैंडर्ड टाइड्स होते हैं उनसे ज्यादा हाइट है। तो यानी कि दैट इज मोर देन द स्टैंडर्ड टाइड। अब क्यों है समझ लीजिए, पहला केस से लेते हैं। लेट अस कीप दिस असाइड। 2 मिनट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, 2 मिनट के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं। इस केस में देखिए यहां पे मून और सन और अर्थ एक लाइन में है। अब आप रियलाइज करिए जो यहां पे टाइडल बल्ज क्रिएट होगा, यहां पे जो टाइडल बल्ज क्रिएट होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा पावरफुल होगा। क्यों होगा ज्यादा पावरफुल? इस वजह से क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है वो दोनों की कंबाइन होकर साथ में खींच रही है, राइट? और वी नो दैट वेरी वेल को इसको काउंटर करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्रिएट होती है, तो ये हाई टाइड्स जो है बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर ये पोजीशन तो न्यू मून की हो गई, ऑन दी अदर हैंड लेट अस से 2 मिनट के लिए अब हम इसको देख लेते हैं, फुल मून। यहां पर भी आप रियलाइज करेंगे कि दोनों की दोनों एक लाइन में है। अब आप देखो ये यहां से पुल कर रहा है, ये यहां से पुल कर रहा है, दोनों की फोर्सेस खींच रही है। तो दैट मींस इन दैट केस आल्सो यू रियलाइज कि टाइड जो होगा काफी हाई होगा, क्योंकि वो दोनों की फोर्सेस कंबाइन हो रही हैं, काउंटर नहीं कर रही। सो दैट इज व्हाई यू विल रियलाइज जो स्प्रिंग टाइड्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग टाइड्स होते हैं, जिनकी जो हाई टाइड्स की होती है काफी ज्यादा जाती है, वर्टिकल मोशन जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यू मून एंड फुल मून के समय काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, राइट? अब देख लेते हैं स्प्रिंग टाइड हो गए, और ये महीने में 2 बार होते हैं, जब न्यू मून की कंडीशन होती है, जब फुल मून की कंडीशन होती है। इन केसेस में 2 बार आपके स्प्रिंग टाइड होंगे महीने में। क्लियर? नेक्स्ट, नीप टाइड। अब नीप टाइड ये वो टाइड है जिसकी जो टाइड्स होते हैं
नो स्टैंडर्ड लेवल टाइड से भी उनकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती जितने स्टैंडर्ड टाइड्स भी होते हैं. लेट अस सी दिस. When the sun, moon and the earth are at right angle, the resultant tide is lower than the average of the standard tide. क्यों? ध्यान से देखिए, इसको एक तरीके से समझते हैं. ये नीचे भी आ सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने एक पोजीशन ले ली है. यहां पे सन जो है वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा होगा कि मैं यहां से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पुल करूं. ठीक है, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ऐसे ये पुल हो रहा होगा और ये इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रही होगी. बट आपने देखा इस केस में तो सन भी है, मून भी है. मून जो है वो भी एक तरीके से अट्रैक्शन यू कर रहा है. इससे क्या हो रहा है कि दोनों की दोनों फोर्सेस काउंटर हो रही हैं, कट रही हैं. इस वजह से ये ना ज्यादा ऊपर जाता है ना यहां से ऊपर कोई जाता है, क्योंकि वो काउंटर बैलेंस हो रहा है. सो यू विल रियलाइज दिस, both the gravitational forces which are being exerted are basically being to a certain extent counterbalanced. So the gravitational pull of sun and moon are countering each other. इस वजह से ऐड होने की जगह वो एनर्जी एक तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रही है. जो पुल है यहां पे क्या था, 7 एक लाइन में थे तो कंबाइन होके खींच रहे थे. क्लियर? अब क्या हो रहा है, दोनों के दोनों एक राइट एंगल में है. यहां से बल्ज होना चाहिए था, यहां पे वाटर का लेवल नीचे होना चाहिए था. अब यहां पर भी पुल है, यहां भी, दोनों साथ में एक साथ तो नहीं हो सकता है. दैट विल हैपन मॉडल कि अब थोड़ा बहुत ये ऊपर की राइज हो रहा है, ये राइज हो रहा है हल्का सा, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग टाइड्स बहुत जो होते हैं वो नहीं क्रिएट होंगे. So this will be balanced, and that is why, because of the gravitational pull of the sun and the moon are countering each other, and that is why it is lower. The tide is lower than the average of the standard height. Clear? चलिए, these are known as neap tides. अब ये हम कुछ कंडीशंस बताते हैं. इन कंडीशंस को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हाइट ऑफ द टाइड भी काफी बदलती है. See this. मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइड, मैग्नीट्यूड मतलब कितनी हाइट तक, कितना स्ट्रॉन्ग टाइड हो सकता है. मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइड बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द सन, एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन. एक एक करके देखते हैं. 1 मिनट के लिए इस पार्ट को छोड़ देते हैं. लेट अस कम हियर. अब आप देखिए पेरीहीलियन का मतलब क्या होता है. पेरीहीलियन मींस कि वो पोजीशन जब जो सन है वो अर्थ के नियरेस्ट है. प्लीज याद रखिए, हम 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं. आप जानते हैं कि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बहुत स्ट्रांग है, बट क्योंकि मून नजदीक है अर्थ के बहुत, तो उसका जो इंपैक्ट टाइड में होता है वो सन से ज्यादा होता है. बट ऐसा नहीं कह सकते कि सन का कोई इंपैक्ट नहीं, उसका भी इंपैक्ट स्ट्रांग है, लेस देन मून. बट अब इसमें होता क्या है कि जब सन की पोजीशन ऐसी हो, क्योंकि वो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कि अर्थ जब उसको मूव कर रहा होता है सन के अराउंड, वो ऐसी पोजीशन में आए जहां पे अर्थ और सन का डिस्टेंस सबसे कम हो जाए. क्या हो जाए, अर्थ एंड सन का डिस्टेंस सबसे कम हो जाए. दैट इज पेरीहीलियन. दैट इज नोन एज पेरीहीलियन. दैट इज नियरेस्ट टू द सन. ये जनवरी 3 के आसपास होता है. तो इस टाइम पे आप रियलाइज करते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेरीहीलियन, व्हाट विल हैपन. पेरीहीलियन में आप जानते हैं कि it is nearest to the sun. So what will happen? The tides will have a higher magnitude. अब एक चीज याद रख लीजिए, जब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसका मतलब है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जो हाई टाइड्स होंगे, यानी कि ज्यादा पावरफुल होंगे. अब आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पर इस पोजीशन को देखिए, सन और अर्थ की. ये एक पोजीशन जो होती है एपीहीलियन का मतलब होता है जब सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, वो दैट इज अराउंड क्लोज टू जुलाई 4. इसका मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल पुल भी थोड़ी सी वीक हो जाएगी. यहां पे ग्रेविटेशनल पुल और स्ट्रांग होगी क्योंकि नजदीक है. तो दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर, जब हम एपीहीलियन की बात करते हैं, एपीहीलियन का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है. So the force that is being exerted by the sun on the moon, so on sun on the earth is going to be relatively less.
So what can we write here? The tides will have a lower magnitude. Clear? ठीक है, क्लियर। कई लोग इसको पेरीहिलियन टाइड्स एंड एपीहिलियन टाइड के नाम से भी बोलते हैं। इसी तरीके से लेट अस सी द एस्पेक्ट जब मून सबसे नजदीक और दूर होता है। अब देखिए, दिस इज अ पोजीशन जब मून भी, अगेन मून भी रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है, वो परफेक्टली सर्कल नहीं है, एलिप्टिकल है। सो यू नो दैट वेरी वेल कि कुछ जगहें होंगी जब वहां पे अर्थ जो होता है, वो जो सन, जो मून जो होता है वो अर्थ के ज्यादा नजदीक होगा, कभी कम नजदीक होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड, पेरीजी, जैसे यहां पे पेरीहिलियन था, वैसे पेरीजी is a position in which the moon is closest to the earth. So the magnitude of the tide is going to be relatively higher because the distance between both the bodies is less. Less distance होने की वजह से the gravitational pull that is exerted is going to be of a higher magnitude. So क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे, पेरीजी की वजह से, पेरीजी, इससे क्या समझ में आता है, the magnitude of the tide will be higher. Why? Because the gravitational force is more, because the distance is less. लिख सकते हैं as gravitational pull is more as distance is less. As distance is less. इसमें बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। अपोजी का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच में होना। सो इसमें क्या हो जाएगा, अपोजी, इसमें कभी कभार आपके बुक्स में अपोजी टाइड्स या पेरीजी टाइड्स भी लिखा होता है, उसका मतलब ही यही होता है कि इस पोजीशन के बेसिस में है, ठीक है। सो द मैग्नीट्यूड विल बी, द मैग्नीट्यूड विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द टाइड will be less. Why less? Because the gravitational pull is going to be lesser as the distance is more. So this is the scenario. Clear? Next आता है तीसरा टाइड्स होता है फ्रीक्वेंसी के बेसिस में। अब कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं टाइड्स? सेमी डायर्नियल टाइड। ये सेमी डायर्नियल टाइड वो होते हैं, मोस्ट कॉमन टाइडल्स हैं, जो कि 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स रोज होते हैं। इसको बोलते हैं सेमी डायर्नियल टाइड। डायर्नियल टाइड्स वो होते हैं which is the only one high tide and one low tide each day. This is known as diurnal tide. Mixed tide वो होते हैं जिनकी वेरिएशंस होती है हाइट में, इसलिए उनको मिक्स्ड टाइड बोलते हैं। सो दीज आर द 3 बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी के कितने फ्रीक्वेंटली टाइड होते हैं, इस वजह से इनके नाम दे दिए गए। क्लियर? ओके, यू कैन नोट इट डाउन। एक कॉन्सेप्ट आता है टाइड्स के अंदर, टाइडल बोर, वो समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टाइड्स से थोड़ी सी परे और थोड़ी सी अलग तरीके से आती है। देखिए, ध्यान से देखो, जब मैं टाइडल बोर की बात करता हूं, तो बोर जब होता है तो आपको जनरली, अगर मैं नॉर्मली याद करने के लिए बताऊं तो बोर क्या होता है, एक खड्डा करी जा रहे हो आप, है ना, खड्डा कर रहे हो, बोरिंग होती है। तो उसी तरीके से आपको अब समझाता हूं कि किस तरीके से एक छोटे से नैरो प्लेस में टाइड्स का वाटर जब इंग्रेस करता है, अंदर जाता है, तो क्यों उसको टाइडल बोर बोलते हैं। लेट अस सी दिस। Tidal bores are remarkable phenomena that manifest when tide surges into a narrow, shallow river or estuary. Tidal bore क्या होता है? It is basically manifested, मतलब tidal bore को तब tidal bore कहते हैं जब tides जब आ रहे होते हैं और उनके सामने एक ऐसी नैरो सी रिवर है और टाइड्स ना इसके अंदर ऊपर की तरफ मूवमेंट चला देते हैं। तो ये जो एक तरीके से ये जो मूवमेंट हो रहा है, जिसका हाइट थोड़ी सी ऊंची है इन रिवर्स डायरेक्शन ऑफ द रिवर, इसको टाइडल बोर बोलते हैं। यहां पे ये जो आपको ये व्हाइट लाइन नजर आ रही है, दीज आर लाइक द वेव्स, एक तरीके से थोड़ी, इसको टाइडल वेव्स ही बोल सकते हो। रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, बट जो आपकी टाइडल वेव्स जो है, द टाइड्स आए हैं वो यहां से आए हैं और रिवर के ऊपर डायरेक्शन में वो चढ़ गए हैं और ये एक वेव्स के फॉर्म में मूवमेंट यूं हो रहा है। कई बार लोग रिवर्स, कुछ रिवर्स में इतनी ऊंची हाइट हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे सर्फिंग कर रहे हैं। क्लियर? सर्फिंग की तरह हो जाता है। तो दिस इज नोन एज टाइडल बोर। ये लैंड हो गया, ये ओशन हो गया। और आप देखोगे क्विंटांग रिवर जो चाइना में है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टाइडल बोर्ड्स प्रेजेंट होती है।
क्लियर हुआ इस वजह से क्योंकि जो एनर्जी आई है वो एक ही नैरो पाथ में कंसेंट्रेट होकर अंदर जा रही है, तो इस वजह से वो एक रिपल्स की तरह क्रिएट करे, जो हम वेव्स की तरह कह सकते हैं, जिनको इसको टाइडल वेव भी कह सकते हैं। ये टाइडल वेव्स को टाइडल बोर बोला गया है क्योंकि ये यहां पे मूव कर रही नैरो पाथ के अंदर। क्लियर? चलिए अब सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। अगेन याद रखिएगा जितने सिग्निफिकेंस यहां पे लिखवाए हैं लगभग बाकी सारे जो वेव्स एंड ओशन करंट्स है वहां पे सिमिलैरिटी होंगी, तो आप वो सेम सिग्निफिकेंस को बाकी जगह भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके। देखिए सिग्निफिकेंस फर्स्ट इज नेविगेशन। नेविगेशन में देखिएगा जब हाई टाइड वगैरह होता है तो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करना आसानी हो जाता है, जैसे हल्दिया पोर्ट कोलकाता में। फिशिंग, हाई टाइड्स अट्रैक्ट दी फिशेस टुवर्ड्स द कोस्ट, तो फिशिंग में बहुत मदद मिलती है। डीसिल्टिंग, जो सिल्ट डिपॉजिट हो जाता है ड्यू टू द वेरियस फिनोमेना दैट आर टेकिंग प्लेस, रिवर के द्वारा भी हो सकता है ना, रिवर्स डिपॉजिट करती हैं सिल्ट। कभी कभार क्या होता है कुछ इलाकों में वहां पे जो टाइड्स आते हैं वो सिल्ट को रिमूव कर देते हैं, फॉर दैट इज यूजफुल फॉर दी हार्बर एक्टिविटीज। कोस्टल इरोजन मैनेजमेंट, अब देखिए कितना एक तरीके से सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट आपके टाइड्स भी कर सकती हैं, तो कितना सेडिमेंट होना चाहिए ताकि इरोजन अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन या इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी टाइड का काम हो सकता है। टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, जो टाइडल बोर के इलाके खासकर हैं वो तो लाइक सर्फिंग वाला एक्सपीरियंस दे सकते हैं आपको, तो टाइड्स आल्सो हेल्प यू इन लॉट ऑफ एक सर्फिंग लाइक एक्सपीरियंस, आप वहां पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, अब टाइड्स जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के इलाके वगैरह हो गए वहां पर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द इकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। क्लाइमेट रेगुलेशन, अब ये कोस्टल जोन या कोस्टल रीजन को मेंटेन या सस्टेन करने में टाइड्स मदद करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं जो मैंग्रोव या कोस्टल इकोलॉजी के खासकर टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंजेस में मदद करते हैं उसको चेक करने के लिए, तो यहाँ पे टाइड्स का भी रोल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनर्जी जनरेशन, आप जानते हैं कि टाइडल एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो, बट ये बहुत लिमिटेड होता है कि टाइडल एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, कंसेंट्रेटेड होनी चाहिए और रेगुलर भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कुछ रीजन्स में उतने स्ट्रांग टाइड नहीं होते तो डिफिकल्टी हो जाता है, बट कुछ इलाकों में काफ़ी बेटर है, जैसे कि 3 मेगावाट प्लांट एंड दुर्गा दुरानी जो रीजन है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे स्टैब्लिश करा गया है। ठीक है, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। नेक्स्ट कम्स वेव्स। अब वेव्स आपको पता है कि बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वेव्स में आप देखिएगा वेव्स आर ऑसिलेटरी मोशंस, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वाटर थ्रू राइजिंग एंड फॉलिंग लीडिंग टू सर्कुलर मोशंस ऑफ ईच वेव। हम अभी पढ़ेंगे कि किसका मतलब क्या है, कैसे सर्कुलर मोशन चल रहा था वेव के नीचे। ठीक है, देखिए वेव्स आर ऑसिलेटरी मोशंस, ऑसिलेट करते हैं ऊपर नीचे, ऑफ वाटर थ्रू द राइजिंग एंड फॉलिंग लीडिंग टू सर्कुलर मोशन ऑफ ईच वेव। अब यह याद रखिएगा वेव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेव वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, वेव डिस्टर्बेंस जो एनर्जी सप्लाई करी है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, दे आर मूविंग एनर्जी। मूविंग एनर्जी क्यों बोला गया, क्योंकि जो एनर्जी की जिस वजह से वेव क्रिएट हुई है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सुनामी वेव्स होती हैं। अब सुनामी वेव क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि लेट अस से कि कोई अर्थक्वेक हुआ है अंडर वाटर, कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, यानी कि वो डिस्टर्बेंस थी जिसने वजह से वो एक एनर्जी सप्लाई हुई एक वाटर को, जिस वजह से उसने वेव्स क्रिएट करी। दैट इज वाई प्लीज रिमेंबर जब हम यहां ऑसिलेटरी बोल रहे हैं या मूविंग एनर्जी बोल रहे हैं, एनर्जी और द डिस्टर्बेंस इज बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू द वेव्स, नॉट द वाटर एज सच। सो दे आर मूविंग एनर्जी ट्रैवलिंग अलोंग द इंटरफेस ऑफ द ओशन एंड द एटमॉस्फेयर। क्लियर? चलिए अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर क्या है, ऑसिलेटरी मोशन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। जनरेटिंग फोर्स जो होती है किस वजह से हो रहा है, जनरली आप देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है विंड, विंड का मूवमेंट। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप देखते हो वेव्स क्रिएट होती है, देन अगेन या तो वो कोस्ट के साथ क्रैश हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं। ट्रांसफॉर्मिंग द कोस्ट, जब कोस्ट के आसपास वेव्स आती हैं तो आप जानते हो हमने ऑलरेडी पिछले जो जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लिया है कोस्टल लैंडफॉर्म्स में, वी हैव स्टडीड कि किस तरीके से जो वेव्स वगैरह आती हैं वो कैसे इरोजनल एक्टिविटीज करती हैं, अलग अलग इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं, डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट होते हैं। वेरिंग हाइट, वेव्स की हाइट भी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी दैट इज गिवन बाय द डिस्टर्बिंग फोर्स, जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ज्यादा स्ट्रांग वेव होगी। अब सुनामी की वेव्स इतनी हाइट क्यों हो जाती है, क्योंकि जो डिस्टर्बिंग फोर्स जो क्रिएट हुई है जिस भी रीजन से वजह से, अर्थक्वेक हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, वो बहुत स्ट्रांग होता है, जितनी एनर्जी सप्लाई होगी उतनी स्ट्रांग वेव्स क्रिएट होती हैं। दैट इज व्हाई द डिस्टर्बेंस और द एनर्जी दैट इज बीइंग गिवन टू द वाटर वो ट्रैवल कर रहा है रादर देन वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है कॉजेस। अब देखिए कॉजेस में बहुत सारे रीजंस हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि
वेव्स जो होती हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज विंड का मूवमेंट। ऑब्वियसली देयर आर अदर रीजंस आल्सो, वो हम देखेंगे अभी। देखिए, एयर वाटर इंटरफेस। एयर वाटर इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? समुद्र का पानी है, यहां से विंड जो है फ्लो कर रही है। अब जब विंड फ्लो कर रही है तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगी सरफेस ऑफ दी वाटर में, और उसको फोर्स करेगी मूव करने के लिए। इस वजह से आप देखिएगा जो विंड्स, जो आपके जो वेव्स होती हैं, ये एक तरीके से एक एक्सर्ट करती हैं बहुत प्रेशर उसमें। अब देखिएगा, विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द ओशन सरफेस क्रिएट्स द ओशन वेव्स। ये भी हो सकता है एक मेजर रीजन, क्योंकि जो विंड्स ब्लो करेंगी वो भी बहुत मैसिव प्रेशर जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। अब देखिए, वाटर सरफेस, मूवमेंट ऑफ वाटर और डिफरेंट डेंसिटीज, दो डिफरेंट डेंसिटीज के वाटर जब एक तरीके से आते हैं साथ में, तो वो शायद डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करें, जिसकी वजह से वेव्स इंटरनली क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है ना, जैसे दो वाटर की वेव्स अलग डेंसिटी यूं हुआ और एक रिपल वेव्स क्रिएट हो गई, यूं वापस मूवमेंट शुरू हो गया। आप देखते हो ना, जब दो वाटर बॉडीज अलग अलग डेंसिटीज की हैं, सेम होगा तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अलग डेंसिटीज की आई, यू मर्ज हुए, आए, एक फोर्स जनरेट हुई, देन अगेन वापस रिपल इफेक्ट हुआ। मास मूवमेंट इनटू ओशंस लाइक कोस्टल लैंडस्लाइड, फॉल ऑफ आइसबर्ग क्रिएट स्प्लैश वेव्स। याद रखिएगा, कितनी बार होता है कि वेव्स इसलिए भी क्रिएट हो जाती हैं कि लेट अस से इंटरनली ओशन के अंदर मैसिव लैंडस्लाइड्स हुए हैं, या कोई आइसबर्ग जो कोस्टल बहुत ठंडे इलाकों में था, बहुत मैसिव नीचे गिर गया, उसकी वजह से वेव्स क्रिएट हो गई। इनको स्प्लैश वेव्स बोलते हैं, क्योंकि कोई चीज गिरी है। अब देखिएगा यहाँ पे कोस्टल लैंडस्लाइड्स, यानी कि लैंडस्लाइड जो कोस्ट के इलाके में है, वो बहुत बड़ी चीजें कुछ गिर गई हैं, लैंडस्लाइड्स हो चुका है, या कोई आइसबर्ग गिर गया तो स्प्लैश हुआ है पानी में, इस वजह से उसको स्प्लैश वेव्स कहते हैं, इसकी वजह से वेव्स क्रिएट हुए। नेक्स्ट रहा अंडर वाटर रीजंस। पानी के अंदर आप जानते हैं एवलांचेस हो सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकते हैं, इनकी वजह से भी मैसिव वेव्स क्रिएट हो सकते हैं, खासकर जैसे कि सुनामी। ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कि पुल ऑफ द अर्थ एंड द मून कॉजेज अ टाइडल वेव्स। अब आपने टाइडल वेव्स पढ़ा था, टाइड्स, वो भी वेव्स क्रिएट करती हैं। वो किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। किसकी? सन एंड मून, सॉरी, इसको हल्का सा करेक्ट कर लीजिए, इट शुड बी सन एंड मून। सन एंड मून की वजह से क्या हो रहा है? एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो टाइडल वेव्स क्रिएट करती है। सो इट शुड बी सन एंड मून। दीज आर द कॉजेज जो कि डिस्टर्बिंग फोर्सेस हैं काफी सारी, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, वेव्स यूं यूं करके मूव करती हैं, डिस्टर्बेंस, तो ये उसी तरीके से मैंने क्रिएट कर दिया यूं, ठीक है, वेव। ध्यान से देखो इसको, अगर आपको क्लियरली नजर आ रहा है, मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं इसको। देखो, वेव की सबसे जो ऊपर की पोजीशन होती है, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं क्रेस्ट। इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव। क्लियर? ऐसी जब मूव कर रही है तो सबसे नीचे वाला पॉइंट भी होगा। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, दिस इज नोन एज ट्रफ, दिस इज नोन एज ट्रफ, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव। अब एक क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में, जैसे ये देखो, ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इस सबसे ऊपर वाले पॉइंट या सबसे नीचे वाले पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है उसको कहा जाता है वेव की हाइट। सो द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्रफ टू द टॉप ऑफ द वेव क्रेस्ट इज नोन एज वेव हाइट। अब याद रखिएगा, कभी कभार हम लोग कई जगहों में एक चीज और देखते हैं, बीच की लाइनें, ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द वेव हाइट, दैट इज व्हाई एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ द वेव हाइट। अगर बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ करो तो मैक्सिमम ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये वाला पार्ट, नॉट द कंप्लीट, ये वाला पार्ट, इसको हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, इसको भी एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। अब ये जो एम्पलीट्यूड है, यानी कि पूरा तो हाइट हुआ, तो यानी कि वेव जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज हाफ ऑफ द वेव हाइट। क्लियर? अब देखिए, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। देखिए, ये एक पॉइंट हो गया क्रेस्ट का, ये भी क्रेस्ट हो गया, यानी कि ये पॉइंट क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? ये वेवलेंथ। या दो ट्रफ ले लो, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में क्या है? ये भी वेवलेंथ है, दोनों सेम ही होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज द वेवलेंथ। क्लियर? ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। Then comes to other important concepts.
वेव स्पीड, किस स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज द रेट एट विच द वेव मूव्स थ्रू वाटर इज नोन एज अ वेव स्पीड। फ्रीक्वेंसी, अगर मैं देखूं द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन लेट अस से यूनिट टाइम, एक पॉइंट है यहां पे, लेट अस से एक सेकंड ले लेते हैं, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स इसमें से पास होती हैं, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट in let us say 1 second, that is unit time, is known as wave frequency. So this is all the concepts of a wave that you should be aware of. ये आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, छोटी क्लास में भी पढ़ाया जाता है, और ये हमने ओशनोग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी रीड करा है क्योंकि वहां भी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आ जाता है सुनामी। प्लीज एक चीज और समझ लीजिए, जब मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात कर रहा था तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो वेव्स मूव कर रही होती है इनके नीचे ना ये ऐसे ऐसे मोशन चल रहा होता है, ऐसे ऐसे फोर्स चल रही होती है, इसको ऑसिलेटरी मोशंस बोलते हैं। देखिए दीज आर द गोल 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 मोशंस चल रहे हैं जिसकी वजह से ये राइज हो, दिस इज नोन एज अगेन द ऑसिलेटरी मोशन, और राइज एंड फॉल तो हो ही रहा है। क्लियर? अब याद रखिएगा, यही इसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा एक चीज। अभी आपने ये चीज देखी कि वेव्स जो होती हैं, जो हाई होती हैं, आपको कोस्ट के पास नजर आती हैं, राइट? जब आप बहुत सी के बीच में होते हैं तो आपको इतना परसेप्टेबल शायद नहीं होता, कम होता है, ठीक है, डिपेंडिंग की नीचे जो टोपोग्राफी है वो कितनी डेप्थ में है। सी रिमेंबर करिए, कभी कभार जब आप वाटर का मूवमेंट ऊपर नीचे देखते हो, दैट कैन बी अ टाइड ऑल्सो। वो जरूरी नहीं कि वेव हो, वो टाइड भी हो सकता है, बाकी कॉजेज भी हो सकते हैं। बट मैं एक अगर वेव के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आप देखेंगे कि जो वेव्स की जो हाइट बढ़ती है वो कहां बढ़ती है, जब आप कोस्ट के पास आते हैं। सुनामी की बात सुनिए, सुनामी में एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा, दैट इज ऑल्सो अ वेव। सुनामी का जो वेव की जो हाइट होती है वो कोस्ट के पास आके बढ़ती है। समुंदर के आसपास तो चल रही होगी तो उतना परसेप्टेबल भी नहीं होगा। डीप सी में अगर कहीं सुनामी क्रिएट हुई है, पता लग जाएगा, थोड़ा सा मूवमेंट बहुत होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट वहां पे होगा, शिप्स को पता लग जाएगा, बट उसका इंपैक्ट जो है वो कोस्ट पे ज्यादा होता है क्योंकि उसकी हाइट बढ़ती है। बट कोस्ट में हाइट क्यों बढ़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोस्ट में हाइट क्यों बढ़ती है, ये चीज भी समझने वाली है, अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए देखिए ध्यान से, व्हाट डू वी सी ओवर हियर इज सुनामी। सुनामी के पर्सपेक्टिव से समझा देंगे आपको। सुनामी, सू मीन्स हार्बर, Nami means wave. Tsunami refers to a series of large waves usually noticed on the sea or the ocean surface. और जब ये these are associated with those things that they cause massive destruction when they reach the coast. क्योंकि बहुत हाइट होती है, बहुत पावर होती है। अब इसके कुछ फीचर्स देख लीजिए। फास्ट स्पीड है, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज नियर, देखो एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज नियर दी शोर, कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा, भी समझेंगे। सीरीज ऑफ वेव्स, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना यानी कि और ज्यादा ऊंची हो रही है वेव्स। सीरीज ऑफ वेव्स, एक वेव नहीं होता, सीरीज में आती हैं। ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक और वॉल्केनोज मेजरली, और कारण भी हो सकते हैं हम पढ़ेंगे, बट मेजरली अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज की इरप्शन से होता है। वेव लेंथ इज लॉन्ग, अनप्रिडिक्टेबल वेव्स होती है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी अर्थक्वेक वगैरह हो पता नहीं होता। रन अप एंड इनंडेशन, तो आप देखिएगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं, अंदर तक जो वेव्स होती है घुस जाती हैं, राइट, इन द डीपर रीजन्स। मल्टीपल कॉजेज हैं, सडन ऑनसेट है, एकदम से ऑनसेट होता है। और एक चीज याद रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिफोर द सुनामी कम्स वाटर का विड्रॉल होता है। कोस्टल इलाके में अगर आप खड़े होगे तो आपको नजर आएगा पानी ना बहुत रैपिड पेस से पीछे की तरफ जा रहा है। जब भी आपको कभी ऐसे फील हो, इमीडिएटली वहां से हट जाएगा। दैट इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से आपको लगता है कि येस देयर इज सम मैसिव डिस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस, पर्टिकुलरली फ्रॉम द सुनामी पर्सपेक्टिव। अब इसको जो फीचर्स लिखें कैसे याद रखोगे, निमोनिक इज फास्ट वर्म्स, WU लिखा हुआ है ताकि याद रख सको, फास्ट वर्म्स, ये सारे इनिशियल वर्ड्स जो हैं ये इसके हैं ताकि आप याद कर सकें। चलिए अब क्या मेजर कॉजेज होते हैं, फॉल्ट मूवमेंट देख लीजिए। एक फॉल्ट का कुछ मूवमेंट हो गया, आपने फॉल्ट ऑलरेडी जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, फॉल्ट का कुछ मूवमेंट हुआ अप एंड डाउन, ठीक है, तो ये फॉल्ट लाइन हो गई जिसकी वजह से एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट हुई। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से अगेन आप देखते हो कुछ वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, और जो कि आप जब कोस्टल इलाके में जाते हो आप उनको लास्ट फॉर्म ऑफ सुनामीज के फॉर्म में देखते हो। सो ऑन द सी फ्लोर अकम्पनीड बाय अर्थक्वेक, ये क्योंकि अर्थक्वेक ही हुआ है, यस, फॉल्ट मूवमेंट अर्थक्वेक हुआ, अर्थक्वेक ने क्रिएट करी सुनामी। नेक्स्ट इज प्लेट बाउंड्रीज। अब प्लेट बाउंड्रीज में देखेंगे यहां पे हम ये डायग्राम पहले भी देख चुके हैं, राइट। सो आपने देखा हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है जहां पे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। बाय डिफॉल्ट इट कैन ऑल्सो कॉज और ट्रिगर सुनामीज बिकॉज कि ये अर्थक्वेक कॉज कर सकता है।
सिमिलरली आप देखते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री में भी यहां पर भी मूवमेंट हो रहा है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है, तो यहां पर भी हो सकता है कि देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड दैट कैन कॉज सुनामीज ऑल्सो। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज में भी आप देखते हैं साइडवेज एक तरीके से मूव कर रहे हैं। द साइडवेज मूवमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट, उतनी स्ट्रांग नहीं बट लिटिल बिट एनर्जी कैन बी गिवन टू दी ओशंस विच कैन क्रिएट वेव्स, इफ नॉट सुनामी वेव्स बट इट कैन क्रिएट वेव्स। सो ये मेजरली आप देखोगे बड़ी स्ट्रांग वेव्स जो क्रिएट होती है वो मेजरली बहुत सारी डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज से बहुत ज्यादा होती हैं। कंस्ट्रक्टिव में भी हो सकती है, कंजर्वेटिव में कम होती है। सो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसकी होती है, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपको मेजर सुनामीज नजर आती है। ठीक है, चलिए। द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यू टू द प्लेट मूवमेंट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ लार्ज वेव्स व्हिच आर नोन एज सुनामीज। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज होती है जिस वजह से लार्ज वेव्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि सुनामीज के फॉर्म में होती हैं। तीसरा कारण है लैंडस्लाइड। यहां पे जो थोड़ा सा ये मैंने दिखाया है आपको, ये लैंडस्लाइड जिस चीज का हो रहा है लेटर से, अब लैंडस्लाइड जब हो रहा है इसका मतलब ये मत समझेगा कि छोटा सा है, बहुत सारे रॉक मासेस वगैरह हो सकते हैं जो कि मैसिव मैसिव साइज में हो सकता है। जब ये नीचे मूव करता है, हो सकता है जब ये नीचे मूव करे तो ये वाटर को भी थोड़ा सा नीचे पुल कर लेता है। ये नीचे मूव करा, इट पुल्स द वाटर ऑल्सो डाउन, इस वजह से ये जो वेव है ये क्रिएट हो जाती है। सो लैंडस्लाइड कैन ऑल्सो क्रिएट large waves even to the level of tsunami, either occur underwater or originating above the sea. So this is again लैंडस्लाइड दैट इज हैपनिंग। ये समुद्र के अंदर भी हो सकता है, तभी भी हो सकता है, समुद्र के बाहर कोई लैंडस्लाइड हो और पानी के अंदर जा रहा हो तब भी हो सकता है, दोनों केसेस में हो सकता है। देन वोल्केनिक एक्टिविटी, आप जानते हैं कोई वोल्केनिक एक्टिविटी हुआ तो एक शॉक वेव रिलीज होते हैं, वो शॉक वेव्स जो होते हैं मैसिव वेव्स को क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। अदर्स, ब्लास्ट बाय ह्यूमंस। ह्यूमन, अब देखो वॉर एक्टिविटीज हो गया या कोई बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत मैसिव स्केल के बहुत बड़े बड़े बॉम्ब्स कहीं गिरा दिए गए हों, वो अर्थक्वेक कॉज कर सकते हैं। वो अर्थक्वेक लेटर ऑन सुनामीज कॉज कर सकती हैं, या कोई मीटेरियोट वगैरह की वजह से हो सकता है कि वो पृथ्वी से टकराते हैं, देन यू रियलाइज दैट देयर इज मैसिव सुनामीज दैट आर क्रिएटेड, दैट इज आल्सो पॉसिबल। दीज आर द अदर थिंग्स। अब देखोगे अगर आप ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो हमने डायग्राम पहले जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, दीज आर द रीजन विच आर वेरी सब्जेक्टिव और वेरी एक्टिव टू द प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स। तभी आप देखते हो यहां पे इन इलाकों में आपको सुनामी के इंस्टेंसेस बहुत ज्यादा नजर आते हैं। यस, व्हाई? बिकॉज दीज आर वेरी वल्नरेबल रीजन्स विद रिस्पेक्ट टू द टेक्टोनिक मूवमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? सो ये चीज याद रखिएगा। अब एक हल्का सा करंट अफेयर ही देख लीजिएगा। करंट अफेयर का कुछ समय पहले हुआ था, 30 जुलाई को 8.8 मैग्नीट्यूड का कामचक्ता पेनिनसुला में, यहां पे आप रियलाइज करते हैं अर्थक्वेक वगैरह प्रेजेंट हुआ, राइट? अब अर्थक्वेक की वजह से एक सुनामी की वार्निंग्स लेवल आ गई थी, बट आप देखिए अर्थक्वेक एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि वार्निंग आई थी सुनामी की, प्लस ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, सो 8.8 का मैग्नीट्यूड हुआ, इस वजह से क्या हुआ देखिए कि इट ट्रिगर्ड प्रोड्यूसिंग मेगावाट्स, थोड़ी अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज की वार्निंग आई, वेव्स भी क्रिएट हुई बट उतना कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब प्लीज समझ लीजिए इसमें जो इनकी ऑफिशियल रिपोर्ट आई उसमें बोला गया इट इज अ रिजल्ट ऑफ शैलो रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्टिंग की वजह से हुआ है। रिवर्स फॉल्टिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ जियोमॉर्फोलॉजी में क्या होता है। अब देख लीजिए, हियर द हैंगिंग वॉल मूव्स अपवर्ड टू द फुट वॉल ड्यू टू द कंप्रेशनल फोर्सेस। ये जो वॉल है ये ऊपर की तरफ मूव कर गई है कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से। कंप्रेशनल फोर्सेस क्या वो भी समझ लेंगे। रिवर्स फॉल्टिंग क्या हुई, ये जो आपकी हैंगिंग वॉल है ये मूव ऊपर कर गई है। ये जो मूव ऊपर गई है इस वजह से ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, जिसकी वजह से आपको रियलाइज होता है ये अर्थक्वेक्स वगैरह आए। और हमने बोला कि ये जो हुआ है ये किस वजह से हुआ है, कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से। अभी कंप्रेशनल फोर्सेस क्या है, इसको रिवर्स फॉल्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अभी कंप्रेशनल फोर्सेस क्या है, रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था कि डेंस पैसिफिक प्लेट इज बीइंग फोर्स्ड बीनीथ द ऑस्टोस्ट या आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो यानी कि ये जो पैसिफिक प्लेट नीचे जा रही है और ऑस्टोस्ट प्लेट की नीचे जा रही है, इस वजह से कंप्रेशनल फोर्सेस एक्सर्ट हुई, जिसकी वजह से रिवर्स फॉल्टिंग होने की वजह से हमने 8.8 का मैग्नीट्यूड देखा। क्लियर? सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। अब एक मिनट और चीज समझ लीजिए, जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस। मैंने आपको भी बताया था कि क्यों वेव्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं उसकी हाइट जब वो कोस्ट के पास आती है। ये समझ लीजिए, ये एक वाटर, ये समझ लीजिए वेव्स ही हैं, समझ लो।
यहां पे क्या है, लोग वगैरह रहते हैं। अब समझिए ये क्यों हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आपको ये पता है कि यहां पर भी ये जो ऑसिलेटरी मोशन चल रहा है, ठीक है। अब आप समझो कि यहां पे जो डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम है वो बहुत ज्यादा है, तो ये एनर्जी ऑसिलेटरी मोशन तो तभी भी चल रहा है, बट नीचे डिस्टेंस इसलिए इसके राइज नहीं हुआ। जैसे जैसे आप कोस्ट की तरफ जाते हो, अब आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है वेव के और ग्राउंड के, तो इस वजह से आपको ये पुश जो है ऊपर की तरफ एक्सर्ट करता है, ताकि जो एनर्जी है वो बैलेंस मेंटेन है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इस वजह से आप रियलाइज करते हो कि यहां पे जो आपकी वेव होती है वो और हाइट गेन कर लेती है, क्योंकि उस पर एनर्जी तो प्रेजेंट है। अब देखिए, देखो ये जो ऑसिलेटरी मोशन था, क्योंकि वहां पे बॉटम टोपोग्राफी बहुत नीचे थी, इस वजह से वेव्स बहुत बड़ी डीप ओशन में क्रिएट नहीं होती। बट जैसे जैसे आप इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, अब जैसे जैसे कोस्ट के पास जाते हो, बॉटम टोपोग्राफी जो होती है, यानी कि आपकी जो वेव्स होती हैं, इसके बीच में डिस्टेंस जो होता है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि अब आप कोस्ट के पास जा रहे हैं, एनर्जी तो उतनी ही है। तो उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए द हाइट ऑफ द वेव राइजेस। नाउ दिस इज द रीजन कि कोस्ट के पास आके जो वेव्स की जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, बीच ओशंस में नहीं होती है। क्लियर? दैट इज व्हाई इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से the amplitude increases in order to balance the energy that is being carried by the wave. Clear? चलो नेक्स्ट आता है ओशन करंट्स। नेक्स्ट आता है ओशन करंट्स, प्लीज लिख लीजिए ओशन करंट्स। Ocean currents, when an ocean current refers to a continental or mainly horizontal movement of ocean water। ये horizontal movement of ocean water ये like rivers होती हैं जो कि ओशन में मूव कर रही होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये हीट अलग अलग लैटिट्यूड से मूव कराने के लिए। जो वार्म करंट्स होते हैं वो वार्म रीजन से कोल्ड रीजन में वार्म वाटर को मूव कराती है, कोल्ड करंट्स जो होते हैं कोल्ड रीजन से वार्म रीजन में कोल्ड वाटर को मूव कराते हैं। सो दैट मींस इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड इन अ वे बैलेंसिंग द हीट ऑल्सो। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये परमानेंट है और लॉन्ग लास्टिंग है, डेफिनेट डायरेक्शन और पाथ है इनका, कोल्ड और वार्म दोनों मिल जाते हैं आपको। सीजनल वेरिएशंस थोड़ी बहुत होती हैं, खासकर जैसे एक इंडियन ओशन में इसलिए होती है क्योंकि वहां पे रिवर्सल ऑफ विंड्स होती है मॉनसून टाइप। इस वजह से आप देखते हो कि जब साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, ओशन करंट्स में भी बदलाव आ जाता है। वो इस वजह से आता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस। सो दैट मींस हम लोगों को एक चीज बहुत कैटेगरिकली पता है कि विंड्स का जो मूवमेंट होता है वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स होती है ओशन करंट्स के लिए भी। क्लियर? सो दैट इज वाई ये एक क्वेश्चन भी आपके बच्चों का जो ज्योग्राफी ऑप्शन होता है उसमें आया भी हुआ है कि दैट विंड एंड ओशन करंट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। एक्सप्लेन। तो आप नॉर्मल केस में तो बता दोगे कि हाँ ठीक है, जहां जहां पे करंट्स फ्लो कर रहे हैं वहां पे आपका इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट विंड्स वगैरह फ्लो करती है, इस वजह से वो तो ठीक था। बट इंपॉर्टेंटली ये भी है स्टडी ऑफ इंडियन ओशन से रिलेटेड, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में, कि जब रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं तो वहां पे ओशन करंट्स का भी रिवर्सल या चेंज देखा जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब विंड्स का कितना इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है ओशन करंट्स में, वो यहाँ पे एक डिपिक्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट एंड वेदर। अब देखिएगा जो वार्म वाटर, जैसे आप देखते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जब गल्फ स्ट्रीम एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म वाटर लेके जाती है तो उन रीजन में सर्दी के टाइम में भी टेम्परेचर प्लेजेंट होता है। तो दैट मीन्स ये ऑब्वियसली जहां पे जाएगा वहां पे इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर। कोई कोल्ड करंट होगा वो एरिडिटी कॉज करेगा, शायद डेजर्ट भी हो सकता है वहां पे, राइट? पेटागोनियन डेजर्ट वगैरह आपने देखा ही है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यस इट इज, जहां पे जैसे कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिलते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग ग्राउंड हो सकता है। ये इकोलॉजिकली भी एक कोस्टल इकोलॉजी वगैरह को बहुत मेंटेन करने में या सस्टेन करने में मदद भी करता है। प्लैंक्टन्स वगैरह की ग्रोथ सस्टेनेंस होता है उसमें मदद करता है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इकोनॉमिकली भी आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनसे बहुत रिलेटेड रहती हैं, खासकर फिशिंग इंडस्ट्री। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट्स, विंड, द फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग एयर एंड वाटर प्लेज अ क्रूशियल रोल। अब देखिए यहाँ पे अगर ये वाटर है, यहाँ पे विंड मूव कर रही है, जो वो विंड इज एक्सर्टिंग अ
वेरी मैसिव लेवल ऑफ प्रेशर, दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज हेल्पिंग इट टू मूव। अब ये ओशन करंट्स जनरली आपको वहां मिलते हैं जहां पे आपकी प्रिवेलिंग विंड्स जो होती हैं प्रेजेंट होते हैं, परमानेंट विंड्स जो होती है प्रेजेंट होती हैं, तभी इनका डायरेक्शन एक तरीके से फिक्स्ड भी होता है क्योंकि ये विंड के डायरेक्शन को फॉलो कर रही होती है। कोरियोलिस फोर्स जैसे देखा था हम लोगों ने, एनीथिंग दैट इज, जब हमने विंड को बोला था इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट साइड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये चीज आपके अप्लाई होती है ओशन करंट्स में भी, क्योंकि वो विंड्स के मूवमेंट को भी डायरेक्ट कर रहा है तो ओशन करंट्स तो उसको फॉलो ही कर रहे हैं, तो इस वजह से उनके भी डायरेक्शन में प्रभाव पड़ता है। दैट इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। इट इज अ डायरेक्शनल रिफ्लेक्शन। ग्रेविटी पुल्स डाउन एंड क्रिएट्स ग्रेडियंट वेरिएशन। ऑब्वियसली देखिएगा एक कॉन्सेप्ट आता है अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग का, जहां पे वाटर पाइल अप हो जाता है एक जगह पे, पाइल अप होने की वजह से एक फोर्स लगती है जिस वजह से पानी नीचे जा सकता है, और ऑन दी अदर हैंड जहां से वाटर मूव करा है नीचे से कोल्ड वाटर राइज कर जाता है, अपवेलिंग। सो ग्रेविटी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल इसमें अदा करती है। इस चीज को हम पढ़ेंगे अभी आगे। सोलर एनर्जी, इट कॉजेज द वाटर टू वार्म एंड एक्सपैंड, अगेन हेल्पिंग इट इन द मूवमेंट ऑल्सो। सैलिनिटी वाटर को डेंस बनाती है तो सिंक करने में मदद करती है, जो डेंसर वाटर होगा वो सिंक कर सकता है। अंडर वाटर टोपोग्राफी, अब वाटर जब फ्लो कर रहा है नीचे, अगर कोई अंडर वाटर कुछ अलग अलग लेटेस से कोई सबमरीन लेटेस से अंडर वाटर फीचर्स प्रेजेंट है, कोई हिल प्रेजेंट है, कोई आइलैंड एनकाउंटर हो रहा है, तो इट विल डेफिनेटली चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो, राइट। कॉन्टिनेंटल लैंडमास, कॉन्टिनेंटल लैंडमास अगर कोई कॉन्टिनेंट प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ साथ मूव करेगा लाइक अ रिवर, क्योंकि इट हैज टू फॉलो द डायरेक्शन। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं डायरेक्शन चेंज करने में। तो लेट अस मूव अहेड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ओशन करंट्स। अब देखिए टाइप्स जो है वो मेजरली बेस्ड ऑन टेम्परेचर अगर लेंगे तो कोल्ड करंट्स होते हैं, ये दे ब्रिंग कोल्ड वाटर टू द वार्म रीजन्स। वार्म करंट्स जो होते हैं ये वार्म वाटर को कोल्ड रीजन्स में लेकर आते हैं, अभी देखेंगे हम। बेस्ड ऑन डेप्थ अगर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि सरफेस करंट्स होते हैं और एक डीप वाटर करंट्स होते हैं। अभी मैं अपवेलिंग डाउनवेलिंग करूंगा तो आपको समझ में आएगा। इन द अपर 400 मीटर्स में सरफेस करंट्स, जो अभी हम ये डायग्राम में अभी पढ़ेंगे, ये देख रहे हो, अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। ये जो करंट्स आपको नजर आ रहे हैं अभी सारे के सारे, जो ब्लू में है वो कोल्ड है, जो रेड में है वो वार्म है, ये सारे सरफेस करंट्स आपको नजर आ रहे हैं। बट इसको काउंटर करने के लिए पानी के डेप्थ में नीचे भी एक काउंटर करंट चल रहे होते हैं, उनको बोला जाता है डीप वाटर करंट। क्योंकि अगर ऊपर वाटर मूव कर रहा है, जैसे हमने एटमॉस्फेयर में भी देखा था ट्रेड विंड्स एंड एंटी ट्रेड विंड्स, उसी तरीके से अगर ऊपर कोई करंट मूव कर रहा है तो नीचे उसको कंपनसेट करने के लिए भी करंट मूव करेगा ना। दैट इज नोन एज डीप वाटर करंट, मूव टुवर्ड्स द ओशन बेसिन, ये नीचे मूव करता है। क्लियर। अब देखिए एक मिनट के लिए समझ लीजिए, मैं हल्का सा एक एग्जांपल दे रहा हूं। समझ लीजिए एक एयर जो है, एयर यहां से ना कुछ मूव कर रही है, ठीक है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि जो ये सारा ये क्या है, वाटर प्रेजेंट है, सब ये सब वाटर है, कोई ओशन समझ लो, कुछ समझ लीजिए। अब इस वजह से क्या होगा, जब ये वाटर मूव कर रहा है, ये वाटर यहां पे एक हद तक क्या होगा, एक हद तक क्या होगा, ये वाटर यहां पे थोड़ा सा ज्यादा पाइल अप हो जाएगा यहां से मूव करके, क्योंकि अब यहां से वाटर मूव कर रहा, थोड़ा सा पाइल अप हो गया। क्योंकि क्या करा विंड ने क्या करा, एक फोर्स एक्सर्ट करी है बड़ी, जिसकी वजह से जो वाटर है वो एक जगह पाइल अप हो गया। अब पाइल अप हो गया यानी कि ये एक तरीके की फोर्स एक्सर्ट करेगा अब डाउनवर्ड, क्योंकि ये हैवी हो रखा है, एक जगह पाइल अप हो गया, तो व्हाट विल हैपन, दिस माइट मूव डाउन। दिस सिंकिंग ऑफ द वाटर इज नोन एज डाउनवेलिंग। ठीक है, डाउनवेलिंग। अब आप रियलाइज करिएगा एक चीज, जो ये ऊपर मूव करा है, वाटर की पाइलिंग हुई, ये जो चीज मूव करी है ये क्या थी, सरफेस ओशन करंट, सरफेस ओशन करंट। पाइल अप हुआ, सिंक। अब आप जानते हैं यहां पे पहले से वाटर होगा, अब यहां पे जब लेवल नीचे हुआ है, क्योंकि यहां पाइल अप हुआ, तो यहां से जो कोल्ड ठंडा करंट जो नीचे है वो राइज करेगा मजबूरी में। क्यों राइज करेगा, क्योंकि कंपनसेट करना पड़ेगा यहां पे जो कमी हुई है वाटर की, क्योंकि यहां पे पाइल अप हो गया था। सो व्हाट विल हैपन,
यहां पे यू विल रियलाइज वाटर इज राइजिंग फ्रॉम बिलो विच इज कोल्ड ऑल्सो यहां पे, तो इट इज अपवेलिंग। अब यहां से ये जो फिनोमिना है ये देख लीजिए, ये यहां मूव करेगा। दिस इज व्हाट द करंट विच इज गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो एंड बैलेंसिंग द सर्फेस लेवल करंट, इट इज नोन एज डीप वाटर और डीप ओशन करंट। डीप ओशन करंट ये मूव कर रहा है सरफेस लेवल, ये नीचे गया, सिंक हुआ, डाउन वेलिंग, ये डीप ओशन करंट उसको बैलेंस करने के लिए गया। यहां पे ये क्यों ऊपर राइज हुआ? क्योंकि यहां पे वाटर लेवल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि यहां पे पाइलिंग अप हो गई है। दैट इज व्हाई इट विल राइज टू टेक इट्स प्लेस एंड दिस मूवमेंट कंटिन्यू। सो दैट इज व्हाई जो अभी आप ये मूवमेंट्स देख रहे हो ये सरफेस लेवल करंट्स हैं। इसके नीचे भी काउंटर करंट्स चल रहे होते हैं, उसको डीप वाटर करंट, सॉरी। अब देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड लिटिल बिट। देखिए, अगर मैं अटलांटिक ओशन के करंट्स देख लेता हूं तो आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पे लेट अस टेक दिस इज ये जो करंट मूव कर रहे हैं इसको कहते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। गर्म करंट है, जहां पर जाएंगे वहां पे ऑब्वियसली वार्म करेंगे, क्योंकि इस रीजन में ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ हीटिंग इंसुलेशन ज्यादा है, तो वार्म करंट्स यहां पर प्रेजेंट होंगे। ये मूव करके कुछ गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ मूव कर जाते हैं, देन कुछ एक ब्रांच होती है जो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। दिस इज नोन एज गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम आगे मूव करते करते याद रखिएगा, ऊपर का जो गल्फ स्ट्रीम का पार्ट होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट है, तो ये रीजन जो होता है जो कि सर्दियों में फ्रोजन होना चाहिए, ये नहीं फ्रीज होता है, क्योंकि ये वार्म करंट जो है उसको फ्रोजन फ्रीज करने नहीं देता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है। अब देखिए, ठंडे इलाकों से क्योंकि जो आइस यहां मेल्ट हो रही है, यहां से करंट आ रहा है जिसको बोला जाता है लैब्राडोर। अब लैब्राडोर करंट जो होता है ये आपके न्यूयॉर्क वगैरह रीजन में बहुत ज्यादा ठंडा करने में, इवन कोस्ट को बिल्कुल फ्रोजन रखने में एक कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि ठंडा करंट है तो इट विल लीड टू फ्रीजिंग ऑफ दीज कंडीशंस। यहां पे बाद में नीचे एक कोल्ड करंट, क्योंकि ऊपर वाटर गया कुछ ठंडा हो जाएगा, तो नीचे जो करंट आ रहा है ये अफ्रीका के कोस्ट में, इसको बोलते हैं कैनरीज करंट। अब एक चीज याद रखिएगा, आपने एक चीज देखी, यहां पे एक सर्कुलर एक फॉर्म बन गया है, यहां वार्म करंट जा रहा है, यहां से एक सर्कल सा बन गया। जो बीच का वाटर होता है जनरली आप देखोगे ये इतना मूव नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सराउंड हो चुका है चारों तरफ से वाटर से। इसको बोला जाता है गायर। गायर का मतलब होता है अ पैच ऑफ वाटर दैट इज इन बिटवीन विच इज सराउंडेड बाय ओशन करंट्स। दैट इज व्हाई वो ओशन करंट चारों तरफ से मूव करे, तो बीच का वाटर जो है वो लगभग स्टिल कंडीशन में होता है, कंप्लीटली स्टिल कंडीशन में। तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है गायर। ऐसे ही नीचे भी, यहां पर भी गायर है, यहां पर भी आपको गायर मिलेंगे, हर जगह गायर मिलेंगे आपको, ठीक है। कम हियर, यहां पे जो करंट मूव कर रहा है इसको बोला गया है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये मूव करा, ये नीचे मूव कर गया, जो नीचे मूव करा है अगेन ब्राजील के कोस्ट में, इसको बोला गया ब्राजीलियन करंट। अब ये ब्राजीलियन करंट गर्म करंट है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला चीज तो हो गई। अब एक चीज समझिए, आपने यहां पे रियलाइज करा होगा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी वाटर यहां लेकर आ रहा है, साउथ इक्वेटोरियल करंट भी यहां वाटर लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब जो ये अमेजोन के रीजन या अमेजोन बेसिन है, इसके आसपास वाटर की पाइलिंग अप बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसको भी कंपनसेट करने के लिए सरफेस लेवल में एक और करंट देखा गया, इसको बोला जाता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्योंकि यहां पे वाटर बहुत ज्यादा पाइल अप हो गया है। दिस इज नोन एज काउंटर या इक्वेटोरियल काउंटर करंट भी बोल सकते हो, या काउंटर इक्वेटोरियल करंट भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। अब देखिए, 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, क्योंकि यहां पे सदर्न ओशन में आपको नजर नहीं आता है कि कोई लैंडमास ऐसा एक्सेप्ट अंटार्कटिका, तो यहां पे कोल्ड करंट्स मूव करते रहते हैं फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। इनको बोला जाता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में से देखिए, कुछ जो आपकी मूवमेंट ऑफ द विंड्स की वजह से कुछ करंट्स ऊपर मूव कर जाते हैं, ये ठंडा करंट है, इसको बोला गया फॉकलैंड करंट। फॉकलैंड करंट क्या बोला गया? यहां से फॉकलैंड करंट, ठीक है। अब इसी में से एक करंट जो मूव करता है वो मूव करता है इसको ऊपर की तरफ, अफ्रीका की तरफ, बेंगुला करंट। बेंगुला करंट अगेन इट विल कॉज एरिडिटी ओवर हियर। एरिडिटी कॉज करेगा, एरिडिटी कॉज करने के साथ साथ आप जानते हैं यहाँ पे डेजर्टिक लाइक कंडीशंस भी कुछ कुछ हो जाती हैं, क्योंकि ये एरिडिटी है। अब देखिएगा,
यहां पे भी जैसे ये पूरी जगह नीचे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट मूव कर रही है, यहां से एक और करंट मूव करता है, इसको बोलता है पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। इसको दोनों नाम से बोला जाता है, एक है पेरू करंट, इसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं। ये अगेन एरिडिटी कॉज करता है यहां पे, और आप जानते हैं यहां पे भी डेजर्ट लाइक कंडीशंस जो होती है, पैटागोनियन डेजर्ट वगैरह जो नीचे प्रेजेंट होता है, वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत ही एरिड कंडीशंस प्रोवाइड करता है और ठंडी कंडीशंस प्रोवाइड करता है, कोल्ड डेजर्ट भी प्रेजेंट होते हैं तभी यहाँ पे। इसी तरीके से ऊपर जब जाते हो तो ये करंट हीट कर जाता है, तो यहाँ पे ये बाद में बनता है साउथ इक्वेटोरियल करंट, जैसे यहाँ पर है। इसी तरीके से ऊपर भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और यहाँ पर भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट मूव करता है। प्लीज याद रखिएगा, ऊपर की साइड में अलास्कन करंट है, जो अलास्का रीजन में वार्म करंट है, ये प्लीज याद रखिए, अलास्कन करंट इज अ वार्म करंट नॉट अ कोल्ड करंट, ये हमेशा याद रखिएगा। कैलिफोर्निया करंट जो है, जो नीचे की तरफ आ रहा है ऊपर से, दिस इज अ कोल्ड करंट। अब आ जाओ यहां पे अलोंग दी कोस्ट ऑफ जापान वगैरह, ये रशिया वगैरह के रीजन में, यहां पे ओयाशु करंट होता है, ये होता है आपका कोल्ड करंट। एंड यहां पर जो ये करंट आपका मूव कर रहा था, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहां पे टर्न होने के बाद कुरोशो करंट बोल जाता है, जो कि वार्म करंट है। ओवर हियर ऑल्सो यू रियलाइज कि जब आप देखते हो आपका इंडियन ओशन, तो यहां पर भी एक साउथ इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहा है, यहां पे काउंटर इक्वेटोरियल करंट मूव करता है क्योंकि पाइलिंग अप हो गई है, और नीचे की तरफ ये मूव करता है, इसको बोलते हैं अग्युलास करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ, अलोंग द मेडागास्कर रीजन, इसको होता है अग्युलास करंट। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट करंट्स। यहीं से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट में एक करंट मूव करता है जो कि ठंडा करंट है, जिसको बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जो कि ठंडा करंट है, जिस वजह से वो एरिडिटी कॉज करता है इन रीजन में, और डेजर्ट भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं, वन ऑफ द रीजन ऑफ द एरिडिटी बीइंग प्रेजेंट। तो इसको प्लीज देख लीजिए, सारे करंट्स मैंने यहां ड्रॉ कर लिए हैं, और इन करंट्स के बीच के जो जगहें होती हैं जहां पे वाटर का मूवमेंट इतना नहीं हो पाता, इसको गायर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? गायर। क्लियर? गायर। चलिए अब यहां पे देख लीजिए इंपैक्ट, ये हीट बैलेंस मेंटेन करता है। हीट बैलेंस बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द कोल्ड रीजन टू हॉट वार्म रीजन टू हॉट रीजन। रेनफॉल इसलिए इंपैक्ट करता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए जिन रीजन्स में आप यहां देखो पेरू करंट है, पेरू करंट जहां पे कोल्ड करंट होगा वो रिफ्रेन करेगा वहां पे रेनफॉल हो। वार्म करंट हेल्प्स इन द रेनफॉल, कोल्ड करंट रिफ्रेन्स इट फ्रॉम रेनफॉल, सो दैट मींस रेनफॉल को भी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। फिशिंग में आप जानते हो न्यू फाउंडलैंड के इलाका होता है जहां पे वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करते हैं, यहां पे बहुत अच्छे ही एक तरीके से रीजन होता है जहां पे फिशिंग होती है। क्लाइमेट, आप ऑलरेडी ओवरऑल क्लाइमेट जानते हैं कि कई रीजन में जो डेजर्ट टाइप क्लाइमेट प्रेजेंट होता है वो इस वजह से प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस ऑफ करंट्स हो सकता है। सो यस, आप देखिएगा करंट्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट दैट यू एनकाउंटर। ट्रॉपिकल साइक्लोन में याद रखिएगा आर वन ऑफ द इनिशियल पुश ऑफ द फोर्स दैट इज गिवन बाय इज आल्सो गिवन बाय द ओशन करंट, जो कि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में पढ़ा भी था। नेविगेशन, अगेन ये लाइक स्ट्रीम्स एंड रिवर्स हैं जो ओशन में फ्लो कर रही है। अगर कोई शिप या कोई लेट अस से वाटर बॉडी या बोट है जो मूव करे इसके डायरेक्शन में, उसको एक असिस्टेंस मिल जाती है क्योंकि वो फ्लो कर रहा है, सो योर लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। सो दीज आर अगेन द बेनिफिट्स ऑफ द ओशन करंट्स दैट इज मेंशन्ड हियर। नेक्स्ट कम्स द मरीन डिपॉजिट्स एंड रिसोर्सेज। देखिए ओशन डिपॉजिट्स को हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स एंड पेलेजिक डिपॉजिट्स। इन सब का एक्सप्लेनेशन अभी आगे मैं करूंगा। टेरिजीनियस डिपॉजिट्स को तीन तरीके में कन्वर्ट करा गया है, ग्रेवल, सैंड एंड मड। मड को फर्दर कैटेगराइज करा गया है, ब्लू मड, रेड मड, ग्रीन मड, वोल्केनिक मड एंड कोरल मड। पेलाजिक डिपॉजिट्स जो होते हैं, अभी बताएंगे क्या होते हैं। पेलाजिक डिपॉजिट्स में इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होते हैं। ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स में कैलकेरियस एंड सिलिशियस। कैलकेरियस के अंदर पेट्रोपॉड ऊज एंड ग्लोबिजेरेना ऊज आता है, ग्लोबिजेरेना ऊज। सिलिशियस के अंदर डायटम एंड रेडियोलियरियन ऊज आता है। इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स इसमें रेड क्ले आता है। अब आपने सोचा होगा सर ये अजीब अजीब से नाम है, क्या क्या है? एक एक करके इसको समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक चार्ट आप देख लीजिए, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। लेट अस मूव अहेड कि क्या कहता है। टेरिजीनियस डिपॉजिट्स, यहां पढ़ा था टेरिजीनियस। These are sediment deposits of the continental origin, which in turn is an outcome of weathering process। यानी कि जो weathering processes कॉन्टिनेंट में होती हैं, वो सारी चीजें जो डिपॉजिट होती हैं चाहे रिवर्स वगैरह के द्वारा ओशंस के अंदर, ये उसका आउटकम है। दैट इज व्हाई इट इज सेड इट इज डिपोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ओरिजिन। इसको टेरिजीनियस बोलते हैं।
अब ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। ग्रेवल, ग्रेवल इंक्लूड कर सकता है बोल्डर, कॉबल, पेबल एंड ग्रैन्यूल्स। बोल्डर्स आर जिसका डायमीटर जो है 256 मिलीमीटर से ज्यादा ही होता है, और जो ग्रैन्यूल्स होते हैं इनका 2 मिलीमीटर से कम डायमीटर होता है। तो यानी कि इतनी सारी वेरिएशन जो है ग्रेवल की हो सकती है। सैंड जो होता है ये ऑब्वियसली ग्रेवल से और फाइनर होता है ये, लेकिन उसमें भी सैंड में भी कोर्स और फाइन का हम लेवल देखते हैं। ऑब्वियसली ये पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं ग्रेवल के, ये बहुत छोटे हैं। सिल्ट जो होती है वो सैंड से भी फाइन होती है पार्टिकल्स। क्ले जो होता है वो सैंड से भी और ज्यादा फाइन होता है, और जो मड होता है वो क्ले से भी और ज्यादा फाइन होता है। So these are the things which you see are present in various aspects within the oceans which have been brought down due to the deposition activities जो कि कॉन्टिनेंट से वेदर हुए थे। अब समझ लेते हैं एक एक करके। जब मैंने मड कराया आपको, ये तो आपको पता लग गया, बट हमने मड के बारे में देखा है, ग्रेवल एंड सैंड पढ़ लिया क्या है। मड में बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, क्या है। ब्लू मड, अब ब्लू मड इंक्लूड्स मटीरियल डिराइव फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, रिच इन आयरन सल्फाइड एंड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। यानी कि ये ब्लू मड वो मड है जो कि डिसइंटीग्रेशन या ब्रेक डाउन फाइनर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुई है। किन से? वो रॉक रिच जो कि आयरन सल्फाइड में है और ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में। इसी वजह से याद रखिएगा यहां पे आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो 35% के आसपास होता है, वेरी वेरी हाई अमाउंट। रेड मड डिराइव फ्रॉम रॉक्स रिच इन आयरन ऑक्साइड कंटेनिंग 32% कैल्शियम कार्बोनेट। ये आयरन की वजह से रेड मड कहा गया क्योंकि कलर थोड़ा रेडिश हो जाता है इसका। ग्रीन मड, अब ग्रीन मड है, इट इज एन आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जहां पे केमिकल वेदरिंग वेयरइन द कलर ऑफ द ब्लू मड इज चेंज्ड टू ग्रीन मड ड्यू टू द रिएक्शन विद सी वाटर। अब जो आपका ब्लू मड है जब वो सी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट चेंजेस इट्स कलर, तभी इसके अंदर भी कैल्शियम कार्बोनेट 0 से 56% तक हो सकता है, वेरी करता है। Volcanic mud formed from the material derived from the surface and underwater volcanic activities जो कि हुआ है। लिख लेते हैं एक मिनट, अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटीज। दोबारा देख लीजिए, ब्लू मड, रेड, ग्रीन, वोल्केनिक। अब ब्लू मड में आप रियलाइज करते हैं क्या थी, जिसमें आयरन सल्फाइड और ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की तादाद भी 35% के आसपास है। रेड मड वो है जिसमें आयरन ऑक्साइड काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है, इस वजह से रेड मड है। उसके अंदर भी आप देखेंगे जो 32% के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। ग्रीन मड जो होता है वो इस वजह से है कि जो ब्लू मड है वो केमिकली रिएक्ट करा गया है, केमिकल वेदरिंग हुई है, जिसकी वजह से रिएक्शन द सी वाटर लीड्स टू इट कलर बीइंग ग्रीन। और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 0% से लेके क्लोज टू 56% हो सकता है, वेरी कर सकता है, बहुत वाइड रेंज है। वॉल्केनिक मड वो है जो वॉल्केनिक डिपॉजिट्स एंड मटेरियल्स जो सरफेस लेवल में हुए वहां से नीचे पानी के अंदर चले गए हों, या अंडर वाटर ही वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ जिसकी वजह से ये फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट अब आता है, हम लोगों ने क्या कर लिया, टेरिजीनियस डिपॉजिट्स के लिए। एक चीज और है, कोरल मड। ये याद रखिएगा, कोरल मड में, कोरल मड इज बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द डेड कोरल्स जो होते हैं फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड कोरल्स। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है काफी हाई परसेंटेज होता है। ठीक है, कोरल मड बच गई थी, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पेलाजिक डिपॉजिट्स। पेलाजिक आपको मैंने यहां पे लिखा है, पेलाजिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ये सारी चीजें हैं। अब इसको पढ़ते हैं। पेलाजिक, इट कंसिस्ट ऑफ मैटर डिराइव फ्रॉम एल्गी एंड आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मड। याद रखिए ये जो मड, ये वाली जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं जनरली एल्गी से बनते हैं और ये लिक्विड मड के फॉर्म में होते हैं। इस लिक्विड मड को ऊज बोलते हैं। ये जो लिक्विड मड है, लिक्विड मड भी लिख सकते हो, वरना लिक्विड मड का ऑल्टरनेटिव वर्ड होता है ऊज। ठीक है, अब देखिए अब ऑर्गेनिक कर लेते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर कैल्केरियस है और सिलीशियस है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक के अंदर कैल्केरियस में पहला आता है पेट्रोपॉड ऊज, फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लोटिंग पेट्रोपॉड मोलस्क्स हैविंग कॉनिकल शेप। तो आप देखते हैं कई बार मोलस्क होते हैं जिनकी कॉनिकल शेप होती है, वो डिसइंटीग्रेट वगैरह हो जाते हैं, तो उनसे जो ये मडी स्ट्रक्चर, मडी चीज जो फॉर्म होती है इसको पेट्रोपॉडूस बोलते हैं। इसके अंदर 80% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 300 to 1000 फेथम्स। ग्लोबीजेरेना ऊस, अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम द शेल्स ऑफ वेराइटी ऑफ फॉर्मीफेरा
बट मोस्ट ऑफ द ooze इज फॉर्म्ड ऑफ द germs कॉल्ड Globigerina, इस वजह से उसका नाम आया है। इसके अंदर थोड़ा सा कम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, 64% के आसपास इन कंपैरिजन टू पेट्रोपॉड। फाउंड बिटवीन 2000 टू 4000 फैथम्स। तो ये हो गए आपके कैलकेरियस। कैलकेरियस इसलिए क्योंकि इसमें कैल्शियम की जो तादाद है वो काफी ज्यादा प्रेजेंट है। अब आता है सिलीशियस। सिलीशियस के अंदर आता है रेडियोलेरियन ooze फॉर्म्ड फ्रॉम द शेल्स ऑफ रेडियोलेरियन एंड फॉर्मिनीफेरा। इसमें जो सिलिका है वो 5 से 20% के आसपास प्रेजेंट होता है। लाइम कंटेंट डिक्रीजेस विद डेप्थ। जो लाइम कंटेंट जनरली प्रेजेंट होता है उन रीजन में जिनकी डेप्थ कम होती है, जितना नीचे जाते रहोगे लाइम कंटेंट उतना कम होता रहेगा। फाउंड बिटवीन 2000 टू 5000 fathoms। डायटम ooze, these are from the shells of very microscopic plants containing silica in abundance। ठीक है, तभी ऑर्गेनिक है, तभी ये चीजें देखोगे डायटम्स वगैरह की बात हो रही है। फाउंड कॉमनली बिटवीन 600 टू 2000 fathoms एट अ हायर लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिलीशियस, ये हो गए आपके कैलकेरियस। कैलकेरियस में आपके आते हैं पेट्रोपॉड एंड ग्लोबिजेरिना। सिलीशियस के अंदर आते हैं रेडियोलियरियन एंड डायटम। इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा है, इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर हमने रेड क्ले पढ़ा था। रेड क्ले इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है आपके ओशंस के अंदर, सबसे ज्यादा। इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन द डीप सी ओशन। It has silica of alumina 85.35% and oxides of iron. It contains radioactive substances also. अगर आप बोलोगे कि ओशंस के अंदर कौन सा डिपॉजिट सबसे ज्यादा, दैट इज रेड क्ले। जो डीप ओशन के जो एब्सिल प्लेन्स वगैरह होते हैं वहां ये प्रेजेंट होता है। चलिए अब आता है कैटेगराइजेशन ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स। मरीन ऑर्गेनिजम्स को भी देख लेते हैं कि हम लोग जब ऑर्गेनिजम्स की बात ही कर रहे हैं तो प्लैंकटन कम्युनिटी। These are diverse group of buoyant and floating marine organisms। आप देखते हो कभी कभार पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं, उनको प्लैंकटन्स बोलते हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होती है विद रिस्पेक्ट टू द कोस्टल इकोसिस्टम। ये एक्सटेंड करते हैं अप टू 200 मीटर्स बिलो द सरफेस लेवल। यहां पे आपको फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, एल्गी, डायटम्स वगैरह मिलते हैं। ये रहा आपका प्लैंक्टन कम्युनिटी। सेकंड आती है नेक्टर्न कम्युनिटी। ये वो होते हैं जो स्विम करते हैं, खासकर जो शिप्स, जो फिशेस होती है जो स्विम कर सकती हैं। स्विमर्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्वाइव एंड मूव विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द करंट। जैसे अब ये है, ये तो करंट जिस डायरेक्शन में होगा वहीं मूव करते रहेंगे। यहां पर तो इनके पास स्पेशलाइज सिस्टम है जिसके थ्रू ये अपने आप मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ देम आर वर्टिब्रेट्स विद वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश, क्योंकि ये अपने आप जहां मूव करना चाहे मूव कर सकती हैं और ग्रेटर डेप्थ में मूव कर सकती हैं। दैट इज वाई दीज आर नोन एज अ नेक्टॉन कम्युनिटी, दैट मींस स्विमर। तीसरा होता है बेंथोस कम्युनिटी। दिस कंप्राइजेस ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सी बेड में रिसाइड करते हैं, बिल्कुल नीचे, जैसे कि सीवीड, लार्ज एल्गी, मोलस्क एंड ऑयस्टर्स। ये बिल्कुल सी बेड के अंदर होते हैं, नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं मिनरल डिपॉजिट्स में। अब कुछ मिनरल्स होते हैं जो सरफेस लेवल में है, सरफेस में, कुछ डीप सी में होते हैं। तो कुछ इनका भी एग्जांपल देख लेते हैं। मिनरल्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। यू वेरी वेल नो व्हाट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड यू वेरी वेल नो व्हाट इज कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, सो आई डोंट हैव टू टेल यू दैट। कुछ मिनरल्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स में बहुत ज्यादा मिलते हैं। जिरकॉन, मोनाजाइट, मैग्नेटाइट, गोल्ड, प्लैटिनम, सल्फर एंड फॉस्फेट। अब इसी के साथ साथ आप जानते हो ऑयल रिसोर्सेज भी काफी मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट लिख सकते हैं हम लोग, बट आगे भी इसमें लिख लेंगे, लिखना चाहे तो। यहां पर जबकि हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज में इसको लिखा हुआ है, लिखना चाहे तो ऑयल रिसोर्सेज यहां भी लिख सकते हो। मिनरल्स ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, कैसिटराइट होता है, टाइप ऑफ टिन होता है। गोल्ड डिपॉजिट्स, फॉस्फेट एंड अगेन ऑयल रिसोर्सेज भी मिलते हैं। डीप सी चले जाते हो तो वहां पे आपको मैग्नीज नोड्यूल्स मिलते हैं एंड पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। दीज नोड्यूल्स कंटेन वेरियस मिनरल्स लाइक निकल, कॉपर, कोबाल्ट, लेड, जिंक, आयरन और सिलिकॉन वगैरह सब प्रेजेंट है। तो इसकी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए, पूछ सकते हैं। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एप्सिल प्लेन, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया भी इस पे बहुत ज्यादा माइनिंग करी, उसको इजाजत मिल चुकी है इसके में माइनिंग करने की। सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स, इसको एसएमएस बोलते हैं। ये जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं डिपॉजिट्स, उसके आसपास आपको ये सी फ्लोर मैसिव सल्फाइड्स एसएमएस मिलते हैं। क्लियर। चलिए एनर्जी रिसोर्सेज में देखेंगे तो कन्वेंशनल एनर्जी जो है आपको, जो सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स वगैरह में जो मिलती है, वहां पे आपको पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिसोर्सेज काफी मिलते हैं, राइट। और अगर आप बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल में तो आपको टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं इसको। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसमें ये
एनर्जी, जो आपके टेम्परेचर वेरिएशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ मीन्स टू जनरेट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। सो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं ओशंस में। चलिए लास्ट आता है नेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी। इसको UNCLOS भी बोलते हैं। ये अडॉप्ट करा गया था 1982 के अंदर। ये इस वजह से करा गया था क्योंकि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिस्प्यूट्स दैट आर प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू द ओशंस। सो इट एस्टैब्लिशेस अ कॉम्प्रिहेंसिव framework for global oceans and seas regulating their use and resources. अब उसी के साथ साथ ये it introduces new legal concepts and addresses merging concerns while providing a foundation for the ongoing development of sea law. प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा, आप देखिए आपके शहर में, शहर क्या बोले, आपके देश के अंदर इतने सारे कानून हैं। किस लिए हैं कानून? इसलिए हैं ताकि आपको रेगुलेट कर सके एक्टिविटीज, आप गलत काम ना करें, गलत करें तो पनिशमेंट मिले, ताकि सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड सेट हो कि उसका गलत एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए रिसोर्सेज का। अगर मैं सी के हिसाब से देखूं तो सी में भी सिमिलर तरीके के लॉज की रिक्वायरमेंट है कि अगर सी है, अब देखिए कई कंट्रीज एक साथ बिल्कुल एडजॉइनिंग होती है, कोई एक दूसरे की कोस्ट के इलाके में आकर माइनिंग करने लग जाए या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट्स राइजिंग. So that is why there were certain laws were created that were basically now accepted by all. Again, there might be countries like China and all who tend to violate these laws because they consider themselves as superpowers. That is a different scenario, but we need to understand that there are certain laws that have been there जिसको देश मानते हैं. Again, ये laws में क्या है उसको हल्का सा समझ लेते हैं. देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बता दी गई है. ये समझ लीजिए लैंड, इसमें कुछ इंटरनल वाटर वर्ड लिखा हुआ है. ये एक बेसलाइन वर्ड है. बेसलाइन के बाद उससे 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी होता है. उसके बाद कंटिन्यूस जोन होता है जो कि यहां से बेस लाइन से अगेन यहां तक है, यानी कि ये इतना डिस्टेंस में है बट कंटिन्यूस जोन इतना है. सॉरी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस लेवल तक है 200 नॉटिकल माइल्स तक. और उसके बाद हाई सी आ जाता है. अब एक प्लीज समझ लीजिए क्या चीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे इन्हीं चीजों को. देखिए baseline, it is a low water line along the coast and is officially recognized by the coastal state. baseline क्या होती है प्लीज एक चीज समझ लेते हैं इसमें. समझ लीजिए जो कोस्ट है आपकी, जो कोस्ट है वो ऐसी है. अब मुझे बताओ आप इसमें लाइन कैसे समझोगे, बेसलाइन क्या होगी. अब क्या करा जाता है कि ये जो थोड़ा आसान करने के लिए व्हाट दे डू इज कि जो पॉइंटेड जगहें हैं थोड़ा सा यूं, ये बेसलाइन बना दी जाती है. अब अगर बार बार अंदर बाहर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जस्ट टू मेक अ कन्वेंशन, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है ताकि एक बेसलाइन क्रिएट कर दी गई है. क्लियर. अब देखो ये बेसलाइन है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ये हो गया इंटरनल वाटर. इसमें आपकी पूरी इजाजत होती है जो करना चाहे, सॉरी जो करना चाहे आप करें. इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता, कोई अंदर भी नहीं आ सकता. ठीक है, दैट इज योर कंप्लीट टेरिटरी आपकी. दिस इज इंटरनल वाटर. अब आ जाओ. बेसलाइन इज अ लो वाटर लाइन अलोंग द कोस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कोस्टल स्टेट, यानी कि हमारी कोस्टल स्टेट का एक हिस्सा है जहां से हम मेजर करते हैं आगे की चीजें. इंटरनल वाटर क्या है आपने अभी देखा यहां पे, बेसलाइन के अंदर के साइड का जो जगह है वो आपका इंटरनल वाटर हो जाता है. ऑल वाटर ऑन द लैंडवर्ड साइड, लैंडवर्ड मतलब ये तो बेसलाइन हो गया. अब ये इसके तरफ लैंड की तरफ यानी कि लैंडवर्ड हो गया. ये वाटर क्या है सारा, ये सारा क्या चीजें हैं, वाटर है ना, ये कोस्ट है, ये वाटर है. सो ये लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेसलाइन, ये जो वाटर इसके अंदर रह रहा है इसको कहते हैं इंटरनल वाटर. तो द वाटर विच आर ऑन द लैंडवर्ड साइड ऑफ द बेसलाइन which with the breadth of the territorial sea is measured, it has no one, there is no right to innocent passage. अब ये भी समझ लेते हैं. बेसलाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के जो ये आपके टेरिटोरियल सी, कंटिन्यूस सी, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब जो मेजर होते हैं बेसलाइन से मेजर होते हैं, आपके एग्जैक्ट कोस्ट से नहीं. क्योंकि कोस्ट जो है वो नेचुरल हो सकती है जिस वजह से वो क्रुकेड शेप या अलग अलग शेप में होती है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. दैट इज व्हाई दे हैव क्रिएटेड ऐसे लाइन तरीके की हर जगह की ताकि इससे मेजर कर सके हम प्रॉपर्ली. ठीक है, तो अब ये बेस लाइन इसलिए बेस लाइन है क्योंकि दिस इज अ पॉइंट रीजन थ्रू विच यू मेजर. टेरिटोरियल वाटर की तो आपका एक्सक्लूसिव राइट है, कोई उसमें घुस भी नहीं सकता. वैसी सिमिलरली आपका जो इंटरनल वाटर जो लिखा गया यहां पे देयर इज नो राइट टू इनोसेंट पैसेज, यानी कि कोई व्यक्ति फ्रेंडली नेशन हो कोई हो वो भी ऐसे ही नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए भी नहीं घूम सकता बिना परमिशन के. कोई भी शिप वगैरह, मिलिट्री तो छोड़िए, नॉर्मल शिप भी नहीं एंटर कर सकती टिल द टाइम यू हैव द परमिशन. क्लियर.
अब टेरिटोरियल सी क्या है? इट एक्सटेंड सीवर्ड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। देखिए बेस लाइन है, ये बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल सी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूस जोन, इट एक्सटेंड सीवर्ड्स अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। इट डज नॉट प्रोवाइड एयर और स्पेस राइट्स। याद रखिएगा, यहां से देखिएगा कंटिन्यूस जोन जो है बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल तक है, बट ये है कंटिन्यूस जोन आपका। डिस्टेंस तो बेस लाइन से इतना हुआ ना, बट ये रीजन आपका कंटिन्यूस जोन का हो गया। यहां पे अगेन बाकी जो नेशंस है वो मूव कर सकते हैं अपने शिप्स वगैरह, बट एयर स्पेस वगैरह को रिस्ट्रिक्ट करा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस है। यहां पे आपका नेशनल स्पेस है, ये इंटरनेशनल हो गया, इसमें रेगुलेट कर सकते हैं। नेशनल स्पेस के अंदर तो कोई बिना परमिशन के वैसे ही एंटर नहीं कर सकता। कंटिन्यूस जोन के अंदर अगेन स्टिल देयर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन दैट कैन बी इंपोज्ड बाय द होस्ट कंट्री। देख लीजिए, इट डज नॉट प्रोवाइड एयर और स्पेस राइट्स, यानी कि आप अपने आप मर्जी से दूसरे के स्पेस में नहीं घुस सकते, यहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट हो जाती हैं, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इट एक्सटेंड्स सीवर्ड अप टू 200 nautical miles from the baseline. It does not give a coastal it does not give a coastal right the right to prohibit or limit freedom of navigation। यानी कि इस जो ये रीजन है, देखिए पहली चीज ये वाला रीजन जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया अब 200 नॉटिकल माइल्स तक। यहां पे अगेन आप अब जो होस्ट कंट्री जो देश के साथ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस रीजन में आप नेविगेशन जो लोग मूव करें बाकी की शिप्स वगैरह उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ना ही ऊपर जो स्पेस में फ्लाइट्स मूव करें उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो इट डज नॉट गिव अ कोस्टल स्टेट द राइट टू प्रोहिबिट और लिमिट फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट, यानी कि शिप्स भी फ्लो कर सकती है, मूव कर सकती है, फ्लाइट्स भी। सॉवरन स्टेट्स हैव राइट टू कैरी आउट एक्टिविटीज लाइक एनर्जी प्रोडक्शन, यानी कि जो सॉवरन स्टेट्स हैं वो यहाँ पे अगेन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वगैरह अपनी एक्सप्लोरेशन वगैरह भी आसानी से कर सकती है। हाई सी होता है जो लास्ट में इसके आगे की रीजन है, ये पूरा का पूरा ये हाई सी। अब हाई सी है जो सबके लिए, ये सबका है, कोई एक नेशन का नहीं है उसमें हक। ओशन surface and water column beyond exclusive economic zone is considered high sea. It is considered common heritage of all mankind. So this is for everybody, not restricted to one. So this was the lecture of oceanography part 2. Hopefully you enjoyed it. Hopefully you learned a lot of things. Hopefully you understood the concepts. Please उसको रिवाइज करिए, समझिए, पीडीएफ को भी देखिए और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए अपने पढ़ाई के लिए। सो होपफुली यू एंजॉयड। अगर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए हमें। टेक केयर एंड जय हिंद। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड।